आयरन ब्लडेड नाइट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बना एक मिस्टिकल आइटम। लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस सच में बहुत हैंडी है। एक फेट एप्रोप्रिएटर की फेट के प्रति सेंसिटिविटी ने भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होगा। या फिर क्या ये किसी अरेंजमेंट का रिजल्ट हो सकता है? लूमियन पहले सरप्राइज्ड हुआ, फिर उसे एक ट्रॉमेटिक बेस्टोवमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स फील हुए। मैडम मैजिशियन ने उसके थॉट सेंस किए और चकल करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि ये फेट से मिला कोई बेस्टोवमेंट है या नहीं, लेकिन अगर ये है भी तो ये उस काइंड का है जिसकी हम होप कर रहे थे और इसे सर्टेनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लूमियन ने साइलेंटली सिर हिलाया। मिस्टर हैंग्ड मैन ने कामली बोलते हुए कहा, अपने थॉट्स को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, बस दो थिंग्स कंसीडर करो। पहली, तुम्हारे पास अभी इस अरेंजमेंट से एस्केप करने की कोई एबिलिटी नहीं है। समटाइम्स जिसे तुम रेजिस्टेंस या रिबेलियन समझते हो, वो एक्चुअली इस प्रोसेस का एक प्रीडेटर माइंड पार्ट हो सकता है, और मिस्टर फूल के एंजल्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होते। रिमेंबर, रियलिटी को एक्सेप्ट करना वीकनेस का साइन नहीं है। ऐसी रियलिटीज के बीच अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ही करेज का सच्चा एक्ट है। दूसरी, ये बेस्टोवमेंट ऑफ फेट जो बेनिफिट्स लाता है, उन्हें मैक्सिमाइज करो। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हार्डवर्क करो। इसका मतलब गिव अप करना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी विजडम और डिटर्मिनेशन को टेस्ट करता है। जब भी तुम्हें डेंजर या कुछ भी अनयूजुअल सेंस हो, रिमेंबर, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। रिमेंबर, मिस्टर फूल उन प्लान्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो ही पूरी तरह अवेक नहीं है और फ्रीक्वेंटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, केवल क्रिटिकल मोमेंट्स पर। इसे इंटेंटली सुनने के बाद लूमियन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी और के मुंह से इन आइडियाज को सुनकर उसे एक डिफरेंट काइंड का रेजोनेंस और पर्सुएसिवनेस फील हुई। मिस्टर हैंग्ड मैन ने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर ऐड किया, तुम्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा वेरी रहने की जरूरत है, वो है तुम्हारे थ्रू ब्लड एम्परर को रीसेलेक्ट करने का अटेम्प्ट। तुम्हें आगे ऐसी सिमिलर सिचुएशंस में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। मैं इसे याद रखूंगा। थैंक यू मिस्टर हैंग्ड मैन, लूमियन ने सिंसियरली रिप्लाई किया। मैडम मैजिशियन ने तब कन्वर्सेशन को वापस ट्रैक पर लाया। तुमने जो आइटम्स गैदर किए हैं, उन्हें बाहर निकाल सकते हो, और मैं उनकी पावर्स और किसी भी नेगेटिव इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। सपोर्ट के इस प्रॉमिस के साथ लूमियन ने ट्रैवलर्स बैग के अंदर हाथ डाला और उस डार्क आयरन ब्लैक ब्रॉडस्वॉर्ड के हिल्ट को ग्रास किया। सडनली उसकी इनर वरीज, जैसे स्काई में क्लाउड्स हों, एक टेरिफाइंग विंड द्वारा स्कैटर हो गईं, जो एक इंस्टेंट में वैनिश हो गईं। फेट के एक बेस्टोवमेंट से क्यों डरना? गॉड्स के अरेंजमेंट से क्यों डरना? भाड़ में जाए ये सब भाड़ में जाएं। उस मोमेंट पर लूमियन करेज से फिल हो गया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड को खुद ट्रू क्रिएटर पर स्विंग कर सकता है, अगर ही उस समय उसके सामने अपीयर हो जाए। उसने उस ब्लैक ब्रॉडस्वॉर्ड को ड्रॉ किया, जिसकी फ्लेम्स एक्सटिंग्विश हो चुकी थी, फिर भी वो इंटेंस हीट रेडिएट कर रही थी, और उसे मैडम मैजिशियन को हैंड ओवर कर दिया। मैडम मैजिशियन ने उसकी तरफ देखा, स्वॉर्ड ली और जोक किया, कैसा रहेगा अगर हम इसे स्वॉर्ड ऑफ करेज कहें? स्वॉर्ड ऑफ करेज। लूमियन एक मोमेंट के लिए पॉज हुआ। जैसे ही वो ब्लैक ब्रॉडस्वॉर्ड उसकी ग्रास से निकली और मैडम मैजिशियन द्वारा ले ली गई, वो वायलेंटली कांप उठा। मैं क्या सोच रहा था? मैं लगभग ही के सैक्रेड नेम को ब्लास्फेम करने वाला था। मैं कैसे बिलीव कर सकता था कि मैं डिसाइड करने के कैपेबल हूँ? फियर के एक मोमेंट में लूमियन की आंखें मैडम मैजिशियन के हाथों में मौजूद ब्लैक ब्रॉडस्वॉर्ड पर वापस लौट आईं। क्या ये इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्या ये सच में डिसाइड करने का करेज इंस्पायर कर सकती है? मैडम मैजिशियन की आंखों में स्टार स्पार्कल हुए जब उन्होंने स्वॉर्ड को गेज किया और एक्सप्लेन किया। यह स्वॉर्ड अपने बियरर को करेज से फिल कर देती है, यह एंश्योर करते हुए कि वे फियर से नॉकडाउन न हो या फ्राइट से पैरालाइज न हो। अगर तुमने इस स्वॉर्ड को पहले होल्ड किया होता, भले ही तुम अल्टीमेटली कॉन्कर्ड हो जाते, तुम थोड़ा और लॉन्गर एंड्योर कर सकते थे। ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल और शार्प है, डेमीगॉड्स के डायरेक्ट अटैक्स को ब्लॉक करने और उनके डिफेंसेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करने के कैपेबल है। ये तुम्हें एक आयरन ब्लडेड नाइट के लेवल पर कल परफॉर्म करने के एनेबल भी बना सकती है, लेकिन ये तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी का एक ग्रेट डील कंज्यूम करेगी, रफली एक बार में उसका 2/3 हिस्सा। ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए डैमेज का आधा हिस्सा एब्जॉर्ब भी कर सकती है। यानी अगर तुम किसी अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो जाते हो और एक फैटल वुंड सफर करते हो, तो ये उस वुंड की सीवियरिटी को फैटल से ग्रेव तक रिड्यूस कर सकती है। हर स्ट्राइक हाई टेम्परेचर फ्लेम्स कैरी करती है, और तुम्हारी विल पर डिपेंड करते हुए ये फ्लेम्स कांटेक्ट होने पर तुम्हारे वेपन से तुम्हारे एनिमी की बॉडी पर स्प्रेड हो सकती हैं, और हर स्ट्राइक एक मैसिव एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है। अगर ये स्वॉर्ड तुम्हारे टारगेट के ब्लड से कोटेड हो जाए या वे इसकी फ्लेम से झुलस चुके हों, तो तुम इसे 5 किलोमीटर ऊपर स्काई में थ्रो कर सकते हो। ये खुद को फ्लेम्स में रैप कर लेगी, एक लाइव आर्टिलरी शेल की तरह टारगेट की तरफ फ्लाई करेगी, लॉक ऑन करेगी और फिर क्रैश डाउन होगी, एक वायलेंट एक्सप्लोजन क्रिएट करते हुए जो एक टिपिकल पब्लिक स्क्वायर की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर है और ये अपने आप तुम्हारे पास रिटर्न नहीं आएगी, तुम्हें इसे रिट्रीव करना होगा।
इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला, एक्सेसिव करेज एक लेथल पॉइजन है। ह्यूमन फियर और एप्रीहेंशन उनकी रीजंस में से हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस इस एरा तक सर्वाइव कर पाए हैं। एक पर्सन जो केवल करेज जानता है और फियर नहीं, वो लाइकली अपनी जज करने और एनालाइज करने की एबिलिटी लूज कर देगा, जो एक स्विफ्ट डिमाइस की तरफ ले जाएगा। दूसरा, इसे कंपेनियंस की जरूरत होती है। सीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इसके चारों ओर प्लेस करने के लिए कम से कम 30 ऑर्डिनरी ब्रॉडस्वर्ड्स प्रिपेयर करनी होंगी। अदरवाइज लगभग 15 मिनट्स के अंदर ये तुम्हारे सहित पास के हर किसी पर इंडिस्क्रिमिनेटली अटैक करना स्टार्ट कर देगी। इसे एवॉइड या डिटर करने के लिए ब्लड एम्परर की बची हुई ऑरा का यूज करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि इस स्वॉर्ड में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये इसकी डिस्ट्रक्टिव गॉडहुड का एक मैनिफेस्टेशन है। ये कॉन्स्टेंटली हाई टेम्परेचर्स भी एमिट करती है, जिससे इसके आसपास की ऑर्डिनरी ब्रॉड स्वॉर्ड्स ग्रेजुअली मेल्ट होने लगती हैं। सो तुम्हें रेगुलरली इसके कंपेनियंस को रिप्लेस करना होगा। सिमिलरली, तुम्हारे लिए एक रीपर के रूप में इसका मतलब एक प्रोग्रेसिवली इंटेंसिफाइंग बर्न इंजरी को एंड्योर करना है। बस यही है। अगर तुम माइंड ना करो तो हम इसे स्वॉर्ड ऑफ करेज कह सकते हैं। लूमियन ने सिर हिलाया और रिप्लाई किया, क्या करेज से फिल होने के इस नेगेटिव इफेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है अगर इसे ट्रैवलर्स बैग में कैरी किया जाए? हाँ, मैडम मैजिशियन ने जेंटली सिर हिलाया। लूमियन ने आगे पॉन्डर किया और पूछा, जिस कमरे में मुझे ये स्वॉर्ड मिली वहां आर्मर का केवल एक पीस था, एक ऑल्टर था और 2 अन्य आइटम्स थे। इसने उन चीजों को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? वो सूट ऑफ आर्मर इसका कंपेनियन है, मैडम मैजिशियन ने प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया। लूमियन ने आगे कोई इंक्वायरी नहीं की और कंसीडर करने लगा कि स्वॉर्ड ऑफ करेज का यूज कैसे किया जाए। मुझे सिचुएशन को फुली असेस करना होगा और स्वॉर्ड ड्रॉ करने से पहले राइट जजमेंट लेना होगा। ये किसी कमांडर का स्केप्टर नहीं है, ये चार्ज के लिए एक ब्यूगल है। इसका यूज 15 मिनट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सोचने के दौरान लूमियन ने हाथ बढ़ाया और स्वॉर्ड ऑफ करेज को होल्ड कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड उसे फील हुआ कि उसे ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। इस बात का डर, उस बात का डर, ये सब केवल फेलियर की तरफ ले जाता है। किसी को ओवरली कॉशियस या इंडिसाइसिव नहीं होना चाहिए, बस इसे कर डालो। डरने की क्या बात है? मैडम मैजिशियन ने वॉइड के अंदर हाथ डाला और कहीं से डिजाइन में थोड़े वेरिएशंस वाली दर्जनों ब्रॉड स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस की, उन्हें लूमियन की तरफ फ्लाई करने दिया। स्वॉर्ड ऑफ करेज को इन ब्रॉड स्वॉर्ड्स के बीच प्लेस करने और इसे वापस ट्रैवलर्स बैग में स्टफ करने के बाद लूमियन वापस अपने सेंसेस में आया। वो खुद पर साइलेंटली स्कॉफ किए बिना नहीं रह सका। एक एसेटिक की एबिलिटीज इस केस में काम नहीं करती। फिर उसने लेदर का एक प्रिस्टिन फाइन पीस और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वायल में रखी वो सेमी सॉलिड पेल येलोइश रेड कैंडल बाहर निकाली। मैडम मैजिशियन की आंखों में दोबारा स्टार्स ट्विंकल हुए जब उन्होंने उन 2 आइटम्स को लिया और कई सेकंड्स तक उन्हें एग्जामिन किया। ये इंडीड डेमनेस ऑफ डेस्पेयर का पोशन फॉर्मूला है, लेकिन ये ह्यूमन स्किन जिस पर ये लिखा है वो एक एंशिएंट डेमनेस ऑफ डेस्पेयर से सीधे पील की गई है और इसमें स्ट्रॉन्ग, मिस्टिकली पावरफुल वायरसेज, बैक्टीरिया और फंगाई हैं। ये उन लोगों को जो इसे टच करते हैं या इस पर गेज करते हैं ग्रेजुअली वेरियस डिसीजेज कॉन्ट्रैक्ट करने का कॉज बनती है। अगर कॉन्टैक्ट और ऑब्जर्वेशन 10 सेकेंड से एक्सीड नहीं करते हैं तो रिकवरी अपने आप हो जाएगी। मैडम मैजिशियन ने उस प्रिस्टिन लेदर के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उनकी गेज फिर उस पिक्यूलियर कैंडल की तरफ शिफ्ट हो गई। ये एक कॉप्स वैक्स कैंडल है जो एक आयरन ब्लडेड नाइट और एक डेमनेस ऑफ डेस्पेयर के कॉप्स ऑयल्स को अन्य सब्स्टिट्यूट के साथ मिक्स करके बनाई गई है। कॉप्स वैक्स कैंडल और 2 डेमिगॉड्स के कॉप्स ऑयल्स से हालांकि लूमियन दुनिया का बहुत सा हिस्सा देख चुका था, फिर भी जब उसने इसे दोबारा देखा तो उसे ये कैंडल कुछ ईरी और टेरिफाइंग लगी। इसका क्या यूज है? उसने पूछा, अजीब तरह से अनईजी फील करते हुए इस इश्यू से अधिक कंसर्न होकर। मैडम मैजिशियन ने रिस्पॉन्ड करने से पहले डेलिब्रेट किया। एक बार जब ये लिट हो जाए और पैक्ट्स और कॉजिटेशन में यूज हो तो इसे प्रोबेबली एक रिचुअल के साथ पेयर किया जाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स और अल्टीमेट इफेक्ट अनक्लियर हैं। तुम्हारे पास ब्लड एम्परर की बची हुई ऑरा है, मे बी तुम इसे बिना किसी रिचुअल के डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। लूमियन ने हेसिटेट नहीं किया। ऑल राइट, मैं इसे अभी ट्राई करूंगा। एक एंजल और सेंट के अपने ऊपर वॉच रखने के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे उसे सेव कर सकते थे। जब वो वापस लौटता तो इसे अकेले ट्राई करने का वेट क्यों करना? न मैजिशियन और न ही द हैंग्ड मैन ने उसे रोका। लूमियन ने ग्लास जार से वो कॉप्स वैक्स कैंडल ली और डेक पर क्रॉस लेग बैठ गया। उसकी उंगलियों के स्नैप ने एक ब्लेजिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस की और उसने इमीडिएटली कॉप्स वैक्स कैंडल की ब्लैक विक को लिट कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें क्लोज की, एक पैटर्न विजुलाइज किया और कॉजिटेट करना स्टार्ट किया। डिस्पर्शन की उस ट्रैंक्विल स्टेट में डार्क फ्रेग्रेंस का एक हिंट उसकी नॉस्ट्रल्स में एंटर हुआ, जिससे उसका मैरो ऐसे ईच करने लगा जैसे वो इग्नाइट होने वाला हो। लूमियन ने इस सेंसेशन को एंड्योर करने की ट्राई नहीं की। उसने सिंपली अपनी कॉजिटेटिव स्टेट मेंटेन रखने पर कॉन्सेंट्रेट किया।
कुछ समय बाद एक डार्क मिस्ट सडनली उसकी आंखों के सामने अपीयर हुआ। वो इस मिस्ट में खड़ा अपीयर हो रहा था, एक बमुश्किल विजिबल स्ट्रीट के एज पर। स्ट्रीट के उस पार वेरियस नॉट टू टॉल बिल्डिंग्स ऐसे अपीयर हुई जैसे वे मेयर शैडोज हों। डिंग डिंग एक व्हीकल जो एक स्टीम ट्रेन से रिजेंबल कर रहा था स्ट्रीट के दूसरे एंड से आया। इसके कुछ सेगमेंट्स थे, जस्ट दो, जिसमें कोई डिस्टिंक्टिव चिमनी नहीं थी, बल्कि टॉप से एक्सटेंड होता हुआ एक स्ट्रांगली शेप्ड ब्रैकेट था जो मिड एयर में किसी चीज से कनेक्ट हो रहा था। वाह, लूमियन की मेमोरी इंस्टेंटली ट्रिगर हो गई। उसने फोर्थ एपॉक ट्रियर में एक सिमिलर सीन देखा था। डिंग डिंग, वो ऑब्जेक्ट जो एक स्टीम ट्रेन से रिजेंबल कर रहा था, लूमियन के पास से तेजी से गुजरा। उसकी प्रेजेंस थिक डार्क मिस्ट के कारण लगभग छिपी हुई थी। फिर भी लूमियन कुछ डिटेल्स को समझने में मैनेज रहा। दोनों कैरियज ब्लू कलर के थे और ऐसा लग रहा था कि वे खड़े होकर स्ट्रीट की तरफ फेस किए हुए पैसेंजर से खचाखच भरे हुए थे। उनके एक्सप्रेशंस ब्लर थे और उनके फॉर्म्स में क्लियर आउटलाइंस की कमी थी। ये उससे कहीं ज्यादा था जो मैंने फोर्थ एपॉक ट्रियर में विटनेस किया था। ये स्टीम से पावर्ड नहीं है। जैसे ही ये थॉट्स उसके माइंड से फ्लैश हुए, लूमियन ने स्ट्रीट के दूसरे एंड पर किसी को नोटिस किया जो झुका हुआ था और कैनोपी वाली एक ब्लैक टू व्हीलर कार्ट खींच रहा था। कार्ट में बैठी एक लेडी जो हाथ में एक राउंड फैन पकड़े हुए थी और लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए थी, थिक मिस्ट द्वारा छिपी हुई थी जिसने उसकी और उसे खींचने वाले की पोशाक की फाइनर डिटेल्स को ऑब्सक्योर कर दिया था। लूमियन खुद को घूरते हुए पाया जैसे ही वो ब्लैक कार्ट पास आई। उस मोमेंट पर कार्ट में बैठी लेडी ने अपने फैन को अपने फेस तक उठाया, स्लोली टर्न हुई और लूमियन की तरफ वापस देखा। मानो मिस्ट पतली हो गई हो। लूमियन फैन पकड़े हुए लेडी के हाथ का पिछला हिस्सा देख सकता था, जो डार्क ब्लूइश पैचेज के साथ सूजा हुआ और शाइनी था। वो खींचने वाला जिसके गले में एक टॉवल था रुक गया और वो लेडी जो उस पिक्यूलियर कार्ट से नीचे कदम रखने ही वाली थी, उसने लूमियन की तरफ देखा। फियर की एक वेव उसके ऊपर से बह गई जिसने इंस्टिंक्टिवली उस लेडी के साथ किसी भी कांटेक्ट को रिपेल कर दिया। फिर उसने एक पैनिक भरी विस्पर सुनी। ये उसकी अपनी वॉइस थी, हालांकि उसने ऐसे कोई थॉट्स नहीं पाले थे। थिक मिस्ट में लिपटे स्ट्रीट के एज पर खड़े होकर लूमियन ने एक शार्प टेंशन फील किया, मानो उसका ट्रू सेल्फ पूरी तरह से प्रेजेंट ना हो। लूमियन का हार्ट टाइट हो गया जैसे ही उसने वापस कदम बढ़ाने का अटेम्प्ट किया। वो सडनली खुद को ऊपर फ्लोट करते हुए पाया, मिड एयर में सोर करते हुए। उसने डेंस मिस्ट का कोर देखा, एक वास्ट सिटी जिसके नीचे एक बिजारे शैडोवी हाई टावर था जिसमें अनस्पीकेबल हॉरर्स और ग्लूम थे। अनविलिंगली वो उसकी तरफ फ्लाई कर गया। लगभग उसी टाइम उसने स्टारलाइट के स्पैक्स अपीयर होते देखे। लूमियन ने एब्रप्टली अपनी कॉजिटेटिव स्टेट से एग्जिट किया। वो सिटी और टावर जो डार्क मिस्ट में रैप्ड थे, वो सेगमेंटेड ट्रेन और फ्लोरल फैन वाली वो लेडी उसके विजन से वैनिश हो गए। उसने अपनी आंखें ओपन की और मैडम मैजिशियन और मिस्टर हैंग्ड मैन को देखा। तुम अभी थोड़े ऑफ थे, कंट्रोल लूज करने के साइंस शो कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें जगाना पड़ा, मैडम मैजिशियन ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। लूमियन ने उन्हें थैंक्स कहा, उस एंटाइजिंगली फ्रैग्रेंट कॉप्स वैक्स कैंडल को एक्सटिंग्विश किया और अपनी मेडिटेशन के दौरान विटनेस किए गए सीन्स और कैरेक्टर्स को डिटेल में बताया। मैडम मैजिशियन ने थॉटफुली सिर हिलाया और रिमार्क किया, ये एक पैक्ट मेकिंग रिचुअल के सिमिलर है। इसने तुम्हारे और किसी अननोन एंटिटी के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है जो प्रोग्रेसिवली इसके साथ अलाइन हो रहा है। हालांकि एक ट्रू पैक्ट रिचुअल के अपोजिट जो डेटीज, एंजल्स, डेमंस या एविल स्पिरिट्स की तरफ डायरेक्टेड होता है, तुम्हारा पैक्ट एक सिटी के साथ लगता है। अगर मैंने पहले इस प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया होता तो तुम इस पैक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ हायर नॉलेज या पावर एक्सेस कर चुके होते। हालांकि ये लाइकली कुछ पॉजिटिव नहीं रहा होता। लूमियन, जो मिस्टिसिज्म में कोई नॉविस नहीं था, ऐसे रिचुअल्स के नेचर और इम्प्लीकेशंस को समझता था। उसने पॉन्डर किया और फिर काउंटर किया। सो आप कह रही हैं कि फॉग में मौजूद वो सिटी जो फोर्थ एपॉक ट्रियर से क्लोजली रिलेटेड और बहुत स्पेशल है, उसने इस कॉप्स वैक्स कैंडल के थ्रू मेरे साथ एक कनेक्शन फॉर्म कर लिया है, हमारे बीच वास्ट डिस्टेंसेस और सील्स की लेयर्स होने के बावजूद। हाँ, ये कोई इल्यूजन नहीं है, मैडम मैजिशियन ने रिप्लाई किया, एक स्मॉल ग्लास वायल में बंद लाइट येलो और रेड ह्यू वाली उस कैंडल की तरफ देखते हुए। आयरन ब्लडेड नाइट और डेमनेस ऑफ डेस्पेयर के कॉप्स ऑयल्स के अलावा इस कैंडल में लाइकली कुछ स्पेशल मटेरियल्स शामिल हैं जिनके ओरिजिन से मैं अवेयर नहीं हूँ। दो अन्य लोकेशंस हैं जहाँ ये अधिक इफेक्टिव हो सकती है, जो तुम्हें और अधिक देखने और एक्सपीरियंस करने की अलाउ करेंगी, लेकिन वे बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तुम ऑलरेडी कंट्रोल लूज करने के साइंस शो कर चुके हो, इसलिए मैं अभी इसे ट्राई करने की रिकमेंड नहीं करूँगी। वे दो अन्य लोकेशंस? लूमियन की क्यूरियोसिटी पीक हुई। क्या उनमें से एक फोर्थ एपॉक ट्रियर है? फोर्थ एपॉक ट्रियर में वो ऑलरेडी पार्शियली उस मिस्टी सिटी को देख सकता था। कैंडल को लिट करना और एक पॉजिटिव स्टेट में एंटर करना श्योरली और अधिक साइट्स और एक्सपीरियंसेस रिवील करता। हाँ, मैडम मैजिशियन ने लूमियन के गेस को अफर्म किया। और दूसरी जगह कहाँ है? लूमियन ने आगे इंक्वायरी की।
जब तक स्कूल ऑफ ट्रुथ का वॉर्टेक्स प्रोजेक्ट फोर्थ एपॉक ट्रियर की सील्स को अनलॉक नहीं कर देता, तब तक ट्रियर के उस वर्जन में दोबारा एंटर करने में उसे लंबा टाइम लगता। मैडम मैजिशियन ने सिंपली स्टेट करने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए लूमियन को आई किया बैंसी। बैंसी? बैंसी हार्बर? वो हार्बर जो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा कुछ करप्शन के कारण डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जहां से कोई भी एस्केप नहीं कर पाया था। वह रेड एंजल मेडिसी का फॉर्मर होम भी था। लूमियन ने लगभग इम्परसेप्टिबली सिर हिलाया। फोर्थ एपॉक ट्रियर में रेड एंजल के गेन्स और ही द्वारा लिए गए पाथवेज को कंसीडर करते हुए लूमियन को बैंसी हार्बर के स्पेशल नेचर के फोर्थ एपॉक ट्रियर के सिमिलर होने के बारे में कोई डाउट नहीं था। ऑफ कोर्स ये बैंसी हार्बर में एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, न कि बस कहीं भी। मैडम मैजिशियन ने ऐड किया, फिर कंटिन्यू किया, एक और जगह है जिसके बारे में मैं कैंडल की एफिकेसी को लेकर श्योर नहीं हूँ। कौन सी जगह? लूमियन ने पूछा। फिर उसे एक सडन इंसाइट हुई। सिटी ऑफ एक्साइल्स, मोरोरा? करेक्ट। तुम अब थिंग्स के बीच के कनेक्शंस को क्लियरली देख रहे हो, मैडम मैजिशियन ने उसकी प्रेज की स्टर्नली एडवाइस देते हुए। अगर तुम उन प्लेसेस पर वेंचर करने का और अपनी कॉजिटेशन में ऐड करने और पैक्ट कंप्लीट करने के लिए कॉप्स वैक्स कैंडल का यूज करने का डिसाइड करते हो, तो इंश्योर करना कि कोई हर समय तुम्हारी कंडीशन मॉनिटर करने के लिए तुम्हारे साथ हो और कुछ भी अनयूजुअल होने पर तुम्हें इमीडिएटली जगा दे। मैं इसे याद रखूंगा, लूमियन ने अर्नेस्टली प्रॉमिस किया। जैसे ही मैडम मैजिशियन ने लूमियन को कैंडल पैक करने का जेस्चर किया, उन्होंने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, अभी के लिए स्वॉर्ड ऑफ करेज को एक सील्ड आर्टिफैक्ट की तरह यूज करो। जब आयरन ब्लडेड नाइट पोशन को कॉन्कॉक करने का टाइम आएगा, मैं इसे वापस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में रिवर्ट कर दूंगी। बाय द वे, हिसुका की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से क्राफ्टेड वो सील्ड आर्टिफैक्ट कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू, मैडम मैजिशियन, लूमियन ने सिंसियरली अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। भले ही आयरन ब्लडेड नाइट का मेन इंग्रेडिएंट इतनी इजीली ऑब्टेन करना कुछ हद तक अनएरियल फील हो रहा था, जब उसने इस बारे में सोचा कि ब्लड एम्परर की बची हुई ऑरा कैसे आई, जिसने इसमें एक की रोल प्ले किया, और अंडरवर्ल्ड दाविस्ट की सील का इश्यू, उसने रियलाइज किया कि ये सब इतना इजी भी नहीं था। लूमियन ने तब ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड के रिमेन्स और लुडविग के 3 प्रोसेसिंग मेथड्स पर डिस्कस किया। फाइनली पूछा, क्या मैं ग्रेट मदर के चाइल्ड ऑफ गॉड की ब्लड लाइन का कुछ हिस्सा गेन करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड के उस पीस को कंज्यूम कर सकता हूँ? अल्जायर की तरफ देखते हुए, जैसे वो इस मैटर पर ही की ओपिनियन मांग रहा हो। द हैंगमैन ने लूमियन की तरफ देखा और सीरियसली पूछा, ये इंडीड तुम्हारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लाएगा, लेकिन उनके साथ करस्पॉन्डिंग रिस्क भी होंगे। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम हर मोमेंट वहां नहीं हो सकते। तुम्हें कंसीडर करना होगा कि क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए विलिंग हो और क्या ये वर्थ इट है। मैडम मैजिशियन ने ऐड किया, जबकि ग्रेट मदर का अटेंशन नेबुलस साउंड कर सकता है और एक रियल इफेक्ट डालने के लिए टेंजिबल नहीं है। आफ्टर ऑल, तुम ऑलरेडी इनएविटेबिलिटी के नाम से जाने जाने वाले बीइंग की स्क्रूटनी के अंडर हो। एक और ऐसी एंटिटी का अटेंशन होना कोई बड़ा डील नहीं लग सकता है। हालांकि रिमेंबर, हमारी दुनिया में ग्रेट मदर का इंटरफेरेंस और परमिएशन इनएविटेबिलिटी एंटिटी के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। अगर तुम ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमनेंट्स कंज्यूम करते हो, तो तुम बिना रियलाइज किए भी अननोन इन्फ्लुएंस फेस कर सकते हो या स्पेशल एनिमीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स, वहां केवल एक पोटेंशियल रिस्क है, कोई सर्टेनिटी नहीं। जो चीज लूमियन को अधिक कंसर्न कर रही थी वो एक दूसरा पॉइंट था। मैडम मैजिशियन, मिस्टर हैंगमैन, ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कि ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड को कंज्यूम करना कुछ अपॉर्चुनिटीज लाएगा। ये जरूर एक सिग्निफिकेंटली यूजफुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अदरवाइज मैडम मैजिशियन का एक्सप्रेशन स्ट्रेंज नहीं हुआ होता, न ही उन्होंने मिस्टर हैंगमैन से कंसल्ट किया होता। केवल ड्रॉबैक्स वाले मैटर्स पर हेसिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बेनिफिट्स की प्रेजेंस ही है जो मैडम मैजिशियन को पॉज करने का कॉज बनती है। मैडम मैजिशियन ने रिस्पॉन्ड करने से पहले अपने वर्ड्स केयरफुली वे किए। वॉर्टेक्स प्रोजेक्ट में एक ऐसी लोकेशन इन्वॉल्व हो सकती है जो ग्रेट मदर की पावर से टेंटेड हो, जो इस करप्शन से पैदा हुए मॉन्स्टर्स से भरी हो। अगर तुम ग्रेट मदर के चाइल्ड ऑफ गॉड की ब्लड लाइन पसेस करते हो, थ्योरेटिकली तुम्हें उनसे होने वाले अटैक्स के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होगी, और तुम मे बी उन्हें सिंपली कमांड करने के भी एबल हो सको। वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि एक बार जब तुम 2 अन्य प्रीरेक्विजिट कंडीशंस मीट कर लेते हो, तो तुम्हें ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को टच करने और ब्रीफली यूज करने के एबल होना चाहिए। ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट, एक्सट्रीमली डेंजरस, जिसके बारे में ना इंक्वायरी की जानी है, ना डिसेमिनेटेड, ना डिस्क्राइब्ड या स्पाइड, जो एक कंट्री या यहाँ तक कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल हो। इस मेंशन पर लूमियन की स्पिरिट लिफ्ट हो गई। अब तक उसने इनडायरेक्टली 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स एनकाउंटर किए थे, 001 और 005। उस ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का नंबर क्या है? लूमियन ने क्यूरियसली पूछा। ग्रेट मदर के चाइल्ड ऑफ गॉड की ब्लड लाइन होने से मुझे इसे टच करने और ब्रीफली यूज करने की अलाउ क्यों मिलेगी? मैडम मैजिशियन ने लूमियन पर ग्लांस किया और कहा,
मैं तुम्हें अभी डिटेल्स नहीं बता सकती। मैं बस इतना कह सकती हूँ, ये ग्रेट मदर की चाइल्ड ऑफ गॉड ब्लड लाइन नहीं है जो तुम्हें इसे टच करने की अलाउ करती है, बल्कि तुम्हारे साथ ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमिनेंट्स का इंटीग्रेशन है, जो तुम्हें सीवियर डेंजर फेस किए बिना इसे एक्सेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ओमेबेला के रिमेन्स से ओरिजिनेट हुआ था। ओमेबेला के रिमेन्स? ओमेबेला के बॉर्न होने से पहले ही रिमेन्स थे? नो, ये नॉर्मल है, क्योंकि ही के बॉर्न होने से पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमिनेंट्स मौजूद हैं। वो जो सेम नेम शेयर करती है? नो, ऑब्वियसली ये सिर्फ नेम शेयर करने से कहीं ज्यादा है। लूमियन ने पॉन्डर किया और फिर पूछा, क्या आप एंशिएंट टाइम्स की गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट के रेमिनेंट्स को रेफर कर रही हैं? मैडम मैजिशियन ने लूमियन के गेस को कंफर्म किया। हाँ, ओमेबेला के रिमेन्स गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट। गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट के रिमेन्स एक ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉसिबल होना चाहिए और ब्रीफली यूजेबल होना चाहिए। लूमियन ने ईगरली पूछा, ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमिनेंट्स के साथ मर्ज होने के अलावा बाकी दो प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं? मैजिशियन ने सेल्फ डिप्रिकेटिंगली हंसते हुए कहा, मुझे सच में तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। इसने तुम्हें ट्रूली रिस्क लेने के लिए कंसीडर करने पर मजबूर कर दिया है। ऑफ कोर्स, एक हाई रैंकिंग एस्ट्रोमांसर के रूप में मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इसे पहले से नहीं देखा था। तुम्हें सब कुछ बताना और तुम्हें डिसाइड करने देना मेरी चॉइस है। वे दो प्रीरिक्विजिट्स हैं। पहली, तुम्हें किसी डायरेक्ट रिलेटिव द्वारा बिट्रे किया गया होना चाहिए। दूसरी, तुम्हें फीमेल होना चाहिए। वाह, इसने क्लियरली लूमियन को डिसअपॉइंट कर दिया। उसे फील हुआ कि वो बिट्रेयल की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे और उसकी मदर को अबैंडन कर दिया था, जिससे उसके ग्रैंडफादर का बैंकरप्टेसी हुआ। लेकिन उसे एक वुमन क्यों होना होगा? मैडम मैजिशियन ने लाइकली उसके थॉट्स गेस कर लिए। तुम बिट्रेयल के क्राइटेरिया को बमुश्किल मीट करते हो। जहां तक फीमेल होने की बात है, मिस्टिसिज्म की दुनिया में तुम्हें टेम्परेरीली एक वुमन में ट्रांसफॉर्म करने के तरीके हैं, जैसे कि डेमनेस पाथवे का एक स्पेशल मिस्टिकल आइटम, जिसके लिए नेसेसरीली एक हाई सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। ये सच है, लूमियन ने लाई इयरिंग के बारे में सोचा। हालांकि ये उसका जेंडर चेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन अपीयरेंस ऑल्टर करने या हाइट एडजस्ट करने की इसकी एबिलिटी थी इक्वली मैजिकल। अगर ऐसे आइटम्स एग्जिस्ट करते थे, तो श्योरली ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी होने चाहिए जो किसी का जेंडर चेंज कर सकें, जो डेमनेस पाथ की लूमियन की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए उसका बिलीव था कि वे ऑलमोस्ट सर्टेनली एग्जिस्टेंट हैं, भले ही रेयर और स्पेशल हों। ओमेबेला के रिमेन्स को एक्सेस करने के बारे में लूमियन की होप दोबारा रिकिंडल हो गई। वो एक ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट था। मैडम मैजिशियन ने एक क्विर्की एक्सप्रेशन के साथ एक और रिमाइंडर दिया, अगर तुम ट्रूली ओमेबेला की अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमिनेंट्स को कंज्यूम करते हो और ग्रेट मदर की ब्लड लाइन पसेस करते हो, तो तुम फॉरएवर प्राइड आर्मर को अप्रोच करने में अनेबल हो जाओगे। इसके प्रति तुम्हारा बैकस्टैबिंग समय के साथ फेड हो जाएगा, लेकिन एक बार जब तुम एक फॉल्स ओमेबेला बन जाओगे, तो ये तुम्हें सबसे पहले और हमेशा टारगेट करेगा, जब तक कि वहाँ कोई और अधिक स्पेशल पर्सन प्रेजेंट ना हो जो टारगेटिंग के वर्थ हो। क्या यह प्राइड आर्मर की अर्थ पाथवे के प्रति नफरत का एक मैनिफेस्टेशन है? फ्यूचर की बैटल्स में अगर मैं पास में हूँ, तो फ्रांका और बाकी लोग प्राइड आर्मर का यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राइड आर्मर और एक ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट के बीच कोई भी सेन पर्सन जानता है कि किसे चूज करना है, भले ही बाद वाला केवल टेम्पररी यूज के लिए हो। लूमियन ने सिर हिलाया, इंडिकेट करते हुए कि वो समझ गया। मैडम मैजिशियन ने उस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं किया। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के साथ डील आगे मूव कर सकती है। मुझे ट्रांसैक्शन के लिए एग्रीड टाइम और प्लेस बता देना। वो सील्ड आर्टिफैक्ट तुम्हारे द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। प्यूरिफायर्स से कहना कि वे इसे ऑन साइट सील करने की प्रिपेयर करें, वो खुद अपीयर होंगी। ऑल राइट। लूमियन ने पिछले कुछ दिनों में गैदर की गई अन्य इन्फॉर्मेशन को रिले करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया। यह सुनकर कि डेमन वॉरलॉक बर्मन रिसरेक्शन आइलैंड के हैरिसन से इन्फ्लुएंस था, जो डीप डेथ के मार्क को टच करना चाहता था। वैक्यूम और एविल स्पिरिट जिसे उसने समन किया और किल किया, उसके खुद के होने का सस्पेक्ट था। मैडम मैजिशियन ने अपना सिर मिस्टर हैंगडमैन की तरफ टर्न किया। लूमियन ने पहले मैडम मैजिशियन से सुना था कि टैरो क्लब ऑलरेडी रिसरेक्शन आइलैंड की इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा था, स्पेसिफिकली मिस्टर हैंगमैन और मैडम हर्मिट। मेजर अरकाना कार्ड्स के बीच स्टॉर्मरिंगर के नाम से जाने जाने वाले ने थॉटफुली कहा, ये उस चीज से रिलेटेड है जिसकी मैं इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा हूँ। मैं अभी स्पेसिफिक्स रिवील नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि हैरिसन के डेथ डार्कनेस, डस्क और डीके से क्लोजली लिंक्ड प्लेसेस पर अपीयर होने की लाइकली है। अगर तुम ऐसे सिनेरियोज में किसी अननोन ओरिजिन के पर्सन को एनकाउंटर करो, तो मुझे बताना याद रखना। डेथ, डार्कनेस, डस्क, डीके, ट्रूली रिसरेक्शन आइलैंड का कोई पर्सन। लूमियन मिस्टर हैंगडमैन के हिंट से सरप्राइज नहीं था। वो इस बात को लेकर अधिक कंसर्न था कि क्या रिसरेक्शन
आइलैंड का रिसरेक्शन इंडीड एक ट्रू रिसरेक्शन था। मैडम मैजिशियन रीड कर सकती थी कि वो क्या पॉन्डर कर रहा था। मैंने पहले कहा है, हम डेथ पाथवे के बियॉन्डर्स नहीं हैं, इसलिए हम फंडामेंटली रिसरेक्शन आइलैंड की सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उनके सो कॉल्ड रिसरेक्शन का एक प्रिसाइज व्यू रखना डिफिकल्ट है। मे बी हैरिसन या किसी अन्य आइलैंडर के साथ एक डायरेक्ट एनकाउंटर वे इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा जो तुम सीख कर रहे हो। एकमात्र चीज जो मैं अभी कह सकती हूँ वो है, डेमन वॉरलॉक बर्मन के बारे में सोचो। उसकी कंडीशन क्लियरली वर्स हो गई थी जब से हैरिसन ने उसे उस चीज को किल करने के लिए लेड किया जो उसकी अपनी एविल स्पिरिट अपीयर हो रही थी। रिसरेक्शन आइलैंड के इनहैबिटेंट्स को लाइकली इश्यूज हैं। हे, मैं पिछली बार राइट थी जब मैंने कहा था कि आर्डन एविल स्पिरिट रिलेटेड रिचुअल के बाद भी अभी अलाइव हो सकती है। लूमियन साइलेंट हो गया। ट्रियर रिटर्न होने पर लूमियन ने प्रॉम्प्टली नोरू ओरोसाई की तरफ अपना रास्ता बनाया और रूम 702 के डोर पर नॉक किया। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? फ्रैंका ने डिस्डेन के लुक के साथ डोर ओपन किया। वह 1 घंटे से भी कम समय पहले गया था। फॉर्चुनेटली ये डे टाइम था। उसने अभी तक कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। क्या होता अगर वो डर के मारे अपनी विट्स खो देती? लूमियन ने जेना पर ग्लांस किया जो एक बुक के साथ लिविंग रूम के सोफे पर कर्ल अप थी, उसे देखने के लिए खुद को प्रॉप अप कर रही थी। उसने उन 2 डेमनेसेज को देखकर स्माइल की और कहा, मैं डेमनेस ऑफ डेस्पेयर का पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने में मैनेज रहा हूँ। फ्रांका पजल्ड दिखी। क्या उसने अभी अभी आयरन ब्लडेड नाइट का पोशन फॉर्मूला एक्वायर नहीं किया था, या उसने उसके जाने के बाद के कुछ मिनट्स में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर लिया था? जेना भी इक्वली बैफल्ड थी। अपने इनिशियल शॉक के बाद फ्रैंका ने थॉटफुली पॉन्डर किया, मे बी ये आइडिया आखिरकार इतना बुरा भी नहीं है। क्या मेरा ओरिजिनल एम एक आयरन ब्लडेड नाइट बनना नहीं था? लेकिन फिर जेना है। फ्रैंका को साइलेंट देखकर लूमियन ने एक मीनिंगफुल स्माइल के साथ कहा, कुछ थिंग्स को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हम सबने पहले लाई का यूज किया है और अपनी अपीयरेंस चेंज की है, काफी अच्छे से अडॉप्ट भी किया है ना? मैं तो एक बार बिना किसी लिंगरिंग ट्रॉमा के एक डॉग में भी टर्न हो गया था। जब तक ये परमानेंट नहीं है और तुम वापस चेंज हो सकती हो, ओकेजनली थिंग्स को स्विच करना एक्चुअली काफी फन हो सकता है। रिमेंबर, तुम बस एक्टिंग कर रही हो। लूमियन जानता था कि जेना ऑलरेडी इस बात से अवेयर थी कि डेमनेस पाथवे मेल से फीमेल में चेंजेस की तरफ ले जाता है, जबकि हंटर पाथवे इसके अपोजिट करता है, जो सीक्वेंस 7 विच और सीक्वेंस 4 आयरन ब्लडेड नाइट पर अकर होता है। वो ये भी जानता था कि फ्रांका को सस्पेक्ट था कि जेना इस बात से अवेयर थी, लेकिन चूंकि डेमनेस ऑफ प्लेजर खुद को डिसीव करना कंटिन्यू रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने वर्ड्स वेग रखकर थोड़ी मदद करने में माइंड नहीं किया। टेम्परेरीली। अगर डेमनेस ऑफ अनेजिंग का रिचुअल लेवल नहीं है तो मैं वापस स्विच कर सकती हूँ। एक डेमनेस ऑफ अनेजिंग इतना एविल साउंड नहीं करती। जेना ने कहने से पहले खुद से बुदबुदाया, मुझे लगता है कि लूमियन का सजेशन कंसीडर करने के वर्थ है। फ्रांका ने एग्रीमेंट में सिर हिलाया। वो और अधिक बोलने के कगार पर थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जेना ने सेल्फ डेप्रिकेटिंगली हंसते हुए कहा, मैं केवल सीक्वेंस 7 पर हूँ, बस एक विच। मैं एक डेमिगॉड बनने और आगे पीछे स्विच करने पर कंसीडर भी क्यों कर रही हूँ? डैम इट, ये ऐसा फील कराता है जब मैं पहली बार शोवी डीवा बनी थी। हालांकि मैं हमेशा डेब्ट्स पे करने के लिए मनी सेव कर रही थी, लेकिन इसने मुझे एक फेमस एक्ट्रेस बनने, 1 साल में हजारों वर्ल्ड डीओर अर्न करने और ये वंडर करने से नहीं रोका कि मैं वो सारा मनी कैसे स्पेंड करूंगी। मैं भी, फ्रांका ने उसकी बात दोहराई, इसकी फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का अटेम्प्ट करते हुए। अगर हम स्विच करते हैं तो हम एक 30% की आयरन ब्लडेड नाइट टीम के लिए रिचुअल कैसे कंप्लीट करेंगे? लूमियन ने अपनी टंग क्लिक की और कंटिन्यू किया, तुम्हें बेहतर प्रे करनी चाहिए कि तब तक मैं एक आयरन ब्लडेड नाइट बन जाऊं। एक आयरन ब्लडेड नाइट का टीम मेंबर के रूप में होना रिक्वायर्ड लोगों की नंबर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा हम ऑलरेडी साथ में अच्छा वर्क करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? फ्रांका को पहले इंस्टिंक्टिवली लगा कि कोई प्रॉब्लम है, फिर उसने खुद से बुदबुदाया, एक रिचुअल, बस एक रिचुअल है। इसके हो जाने के बाद प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखने की सच में कोई जरूरत नहीं है, जिसका मीनिंग है कि कैप्टन और टीम मेंबर्स प्लेसेस स्वैप कर सकते हैं और दोबारा एक नई टीम फॉर्म कर सकते हैं। तुम इसे क्या कहती हो? इसे रिसाइकलिंग कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रांका ने इस बारे में जितना सोचा वो उतनी ही एक्साइटेड होती गई। एक बार जब मैं भी एक आयरन ब्लडेड नाइट बन जाऊंगी, जेना के पास 2 डेमिगॉड टीममेट्स होंगे प्लस एंथनी और लुगानो। उसे किसी और को लुकआउट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर तब तक लुडविग अभी भी हमारे साथ है, बिना अपनी सील ब्रेक किए, तो थिंग्स और भी सिंपल हो जाएंगी। हम उसकी गॉडमदर्स बन सकती हैं। हम लुडविग की गॉडमदर्स होंगे और लूमियन उसका गॉडफादर होगा। हालांकि ये कुछ अमेजिंग नहीं है, कई सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फिर भी। जेना ने फ्रैंका पर ग्लांस किया, उसे किसी चीज के बारे में रिमाइंड कराना चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली उसने इसके अगेंस्ट डिसाइड किया।
वे जितना अधिक डिटेल्स डिस्कस करते थे, ये उतना ही ऑकवर्ड होता जाता था, इसलिए उन्हें ऐसे ही लीव कर देना बेस्ट था। डिमनेस ऑफ डेस्पेयर के रिचुअल को अवॉइड करने की एक नई स्ट्रैटेजी के साथ फ्रैंका और जेना को काफी बेहतर फील हुआ। फ्रैंका ने लूमियन से कहा, कुछ दिनों में एक मिस्टिसिज्म गैदरिंग है। प्रोफेसर और अन्य लोगों से टच बेस करो ये प्रोब करने के लिए कि क्या मोजेस एसेटिक ऑर्डर के कोई मेंबर्स उनके बीच हैं। ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, क्योंकि मैडम जजमेंट ने मुझे बताया था कि टैरो क्लब के पास मोसेस एसेटिक ऑर्डर के अंदर इन्फॉर्मेंट्स हैं जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो इन्फॉर्मेंट ट्रियर रीजन से बिलोंग करता है और लोकल सर्कमस्टेंसेस जानता है या नहीं, जबकि मिरर पर्सन ग्रिफिथ डेफिनेटली ट्रियर में है। लूमियन ने सिर हिलाया और रिप्लाई किया, मुझे हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन फार्मूला और करस्पॉन्डिंग मटेरियल्स के बारे में भी पूछने की ज़रूरत है। टीम की स्ट्रेंथ बूस्ट करने से हमें बाद में रीच कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। जेना कुछ देर शांत सुनती रही, फिर उसने इंटरजेक्ट किया, क्या आप मेरे लिए वो ड्रीम स्टीलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक सेल करने में हेल्प कर सकते हैं? मैं जिन मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स में अटेंड करती हूँ, उनका लेवल इनफ हाई नहीं है, कोई भी उस सीक्वेंस का आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता। वो डेमनेस ऑफ प्लेजर के उन मटेरियल्स के बारे में सोच रही थी जो उसे इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च से रिसीव होने वाले थे। फ्रैंका का प्लेजर लगभग डाइजेस्ट हो चुका था और अपने कंपेनियन का मनी अभी भी ओव करना बहुत अच्छा नहीं था। आफ्टर ऑल, वो खुद ड्रीम स्टीलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का यूज नहीं कर सकती थी। लूमियन प्रॉब्ली जेना के थॉट्स गेस कर सकता था। उसने सटली अपने ट्रैवलर्स बैग की तरफ जेस्चर किया। उसका इम्प्लीकेशन क्लियर था, तुमने मेरे आयरन ब्लडेड नाइट और डेमनेस ऑफ डिस्पेयर के पोशन फॉर्मूलाज देखे हैं, ऐसा कैसे है कि तुमने मुझ पर एक सब्सटेंशियल डेप्ट ओव करने के बारे में नहीं सोचा? लूमियन होप कर रहा था कि ये अप्रोच जेना को मनी ओव करने के बारे में कम वरी कराएगी, ये सजेस्ट करते हुए कि वो और बोरो करे और ड्रीम स्टीलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को यूज के लिए एक मिस्टिकल आइटम में टर्न करने के लिए एक आर्टिसन हायर करे। तुम जितने स्ट्रॉन्गर होगे डेप्स रिपे करना उतना ही इजी होगा। सोफे पर बैठी जेना ने लूमियन की तरफ जेस्चर करते हुए फ्रांका पर स्कॉफ किया। उसका मैसेज क्लियर था, जब मुझे एडवांस होने के लिए उन 2 पोशन फॉर्मूलाज का यूज करने की जरूरत होगी, मैं तुम्हें वापस पे कर दूंगी। मैं एक नजर रखूंगी, फ्रांका ने कहा, जो लूमियन और जेना के बीच के इस साइलेंट कॉन्वर्सेशन से अनअवेयर थी। उसने फिर कहा, हम अभी से आयरन ब्लडेड नाइट और डेमनेस ऑफ डेस्पेयर के लिए कुछ सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स गैदर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एक मेजर बैटलफील्ड से, सोल्जर्स के ब्लड से, सोक्ड मड और प्लेग के 7 विक्टिम्स का ब्लड, बस इन केस प्रिपेयर्ड रहने के लिए अगर हमारे पास बाद में समय की कमी हो। कौन जानता है, तब तक हमें प्लेग रिचुअल को बाईपास करने का कोई दूसरा तरीका मिल जाए। चलो अभी रेडी होते हैं। पोशन के लिए प्रिपरेशंस के बारे में सुनकर लूमियन ने सिर हिलाया और फिर उसे कुछ याद आया। वो खड़ा हुआ और कमरे में मौजूद फुल लेंथ मिरर के पास गया, अपना दाहिना हाथ उस पर प्रेस करते हुए। उसने फिर ब्लडी जैक से मिली कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी को एक्टिवेट किया, उन मिरर इम्प्रिंट्स को सेंस करते हुए जो उसने पीछे छोड़े थे। जल्द ही लूमियन ने मिरर और उसके अदरवर्ल्डली कनेक्शन का यूज करके दूर से 2 इम्प्रिंट्स डिटेक्ट किए, एक क्लियर और एक ब्लरी। क्लियर वाला मोरान एविग्नी के स्टडी के फुल लेंथ मिरर का था, जबकि ब्लरी वाला अपने आप चेंज हो रहा था, पोजीशन शिफ्ट कर रहा था और उसे ट्रैक करना हार्ड बना रहा था। मैं इसे सेंस कर सकता हूँ। वो जरूर ब्लू अवेंजर के वॉल्ट के अंदर के मिरर पर मौजूद इम्प्रिंट होना चाहिए। इम्प्रिंट और मेरे बीच के लिंक का यूज करके, चाहे ये कितना भी ब्लर हो या शिफ्ट हो, मैं सीधे इस पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, जब तक कि मैं मिरर के थ्रू स्टेप कर सकूं। लूमियन ने कुछ देर पॉन्डर किया, लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रैंका का मिरर कफलिंग बोरो न करने का डिसाइड किया। ये इसलिए था क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन और फेट से मिली एक वार्निंग ने उसे बताया कि अगर वो अभी उस इम्प्रिंट पर टेलीपोर्ट हुआ तो वो मे भी कभी रिटर्न न हो पाए, या वो अलिस्टा ट्यूडर के रूप में रिटर्न हो। अपना हाथ विड्रॉ करते हुए लूमियन ने अपने अटेम्प्ट के रिजल्ट्स फ्रैंका और जेना के साथ शेयर किए। इसके बाद जेना वेरियस हॉस्पिटल मॉन्क्स विजिट करने के लिए लीव कर गई। ये एक विच के रूप में एक्ट करने के अपॉर्चुनिटीज लुकआउट करने और ये देखने के लिए भी था कि क्या वहाँ कोई ऐसी बॉडीज थीं जिनकी डेथ सीवियर कंटेजियस डिसीजेस से हुई थी। ट्रियर में ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन और सिक चर्च के अभी तक इरेडिकेट न होने के कारण प्लेग से डेथ्स डेफिनेटली थीं, बस इतनी ज़्यादा नहीं थीं जो एक वाइड स्प्रेड आउटब्रेक कॉज कर सकें। विंडो के पास खड़े होकर लूमियन ने जेना को स्ट्रीट पर अपीयर होते देखा और फ्रैंका की तरफ टर्न होकर कहा, तुम्हें मे बी एक डेमनेस ऑफ डेस्पेयर बनना पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस रिचुअल का कोई अल्टरनेटिव ढूंढने के बारे में सोचो। मुझे क्यों बनना होगा? फ्रैंका ने रिस्पॉन्ड किया, क्लियरली एस्ट्रोनॉस्ट होकर। लूमियन चकल हुआ। क्या तुमने नोटिस किया है कि डेमनेस सेक्ट के सभी हाई रैंकिंग मेंबर्स डेमनेसेज हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि वे आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पर हाथ नहीं साफ कर सकते?
लेकिन डेमनेसेक डेमनेसिस को हंटर पाथवे पर स्विच करने से प्रोहिबिट नहीं करता। ये इंडीड एक कॉन्ट्रडिक्शन है, लूमियन ने स्पेक्यूलेट किया। मैं सस्पेक्ट करता हूं कि वे एंजेलिक टीयर डेमनेसिज वापस मेन में चेंज होने के लिए हायर सीक्वेंस हंटर पाथवे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ढूंढ पाती हैं, इसलिए वे अपने सबऑर्डिनेटर्स को खुद को वापस गेन करते हुए देखने के लिए कीन नहीं है। ये एक अनस्पोकन रूल बन गया है। तुम जानती हो, ज्यादातर हाई रैंकिंग डेमनेसिस स्पिरिट में ट्विस्टेड हैं, साइकोपैथिक हैं और दूसरों को पेन में देखने का एंजॉय करती हैं, जबकि उन्हें हैप्पी देखने से नफरत करती हैं। लूमियन और फ्रांका को मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट से रिसीव हुई इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस 4 से स्टार्ट करके हंटर्स और डेमनेसिस पाथवे स्विच कर सकते थे, जिसमें जेंडर अटेंड की गई हाईएस्ट सीक्वेंस द्वारा डिटरमाइंड होता था, और अपनी स्ट्रेंथ एनहांस करने के लिए नेबरिंग पाथवेज से सेम सीक्वेंस के पोर्शंस कंज्यूम करना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता था। फ्रांका एक लंबे मोमेंट के लिए साइलेंट रही, कहने से पहले, अगर मैं एफ्लिक्शन पोर्शन डाइजेस्ट कर लेती हूँ और तब भी मुझे डिस्पेयर रिचुअल का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है, तो मैं मैडम जजमेंट से डेमनेसेट के साथ अपना मिशन एंड करने की रिक्वेस्ट करूंगी। उन्हें समझना चाहिए और वे मुझे एक हॉरिफिक प्लेग स्प्रेड करने जैसी कोई चीज कैरी आउट करने की अलाउ नहीं करेंगी। ये कहने के बाद फ्रांका रिलैक्स हुई और बुदबुदाई, इसके अलावा क्या ये अजीब नहीं होगा अगर तब तक जेना एक आयरन ब्लडेड नाइट बन जाए और मैं एक डेमनेस बनी रहूं? लाइफ शॉर्ट है, क्यों ना इसे एक ट्राई दी जाए? लूमियन ने जेस्ट किया। इससे पहले कि फ्रांका रिएक्ट कर पाती, लूमियन एक स्ट्राइड के साथ सोफे के ऊपर से लीप हुआ और डोर से बाहर निकल गया। ब्लैक फ्लेम्स के बर्स्ट्स लकड़ी के डोर से होकर निकले, लूमियन की बैक का पीछा करते हुए, लेकिन ग्रेजुअली टारगेट से वीर ऑफ हो गए और एयर में डिसिपेट हो गए। फ्रांका का कर्स अभी भी लूमियन के कानों में क्लियर गूंज रहा था। अगर तुम्हारे पास वो है जो इसके लिए चाहिए, तो इसे खुद ट्राई करो। एक ग्रीन के साथ लूमियन स्ट्रीट पर बाहर स्टेप कर गया। लुडविग को खाते हुए देखते हुए उसने उसके अपोजिट एक चेयर खींची और कैजुअली पूछा, उन अम्बिलिकल रिमेन्स को कुक करने के थर्ड मेथड के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस रिक्वायर्ड हैं? साइड में लुगानो अवाक रह गया। कौन से अम्बिलिकल रिमेन्स? लूमियन स्माइल हुआ। चाइल्ड ऑफ गॉड का वो अम्बिलिकल रेमिनेंट जो फादर मोंटसेराट कैरी कर रहा था। लुगानो का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद लुगानो हकलाया, क्या आप सच में उसे खा सकते हैं? अगर आप इसे खाते हैं तो क्या होगा? चेंजेस क्या होंगे? क्या ये चाइल्ड ऑफ गॉड के बॉर्न होने का कॉज बनता है? लूमियन ने लुगानो के आर्म पर ग्लांस किया और कहा, क्या नहीं खाया जा सकता? लुगानो को सडनली एक शार्प फैंटम पेन फील हुआ और उसने वॉयलेंटली अपना सिर हिलाया। नो, नेवर माइंड। वो लुडविग और लूमियन से दूर जाना चाहता था, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई एक्सक्यूज नहीं सोच सका। लुडविग द्वारा एक माउथफुल चीज ब्रेड स्वेलो करने के बाद उसने स्लोली बोला, टॉप टियर इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा कंपेनियन या सीजनिंग की जरूरत नहीं होती, हमें बस इसे एक सिंबल देने की जरूरत है। उसमें 9 मेन स्टेपल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, व्हीट, ओट्स, राई, राइस, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, कॉर्न, कसावा और किसी भी अन्य काइंड का बीन। उन्हें काऊ या शीप के मिल्क में अम्बिलिकल रिमेन्स के साथ आधे घंटे तक कुक करो और ये खाने के लिए रेडी है। इस डिश को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या तुम कुकिंग कर रहे हो या कोई मिस्टिकल राइट परफॉर्म कर रहे हो? लूमियन अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया। ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट पाथवे का एक शेफ जो अल्कोहलिक बेवरेजेस कॉन्कॉक्ट करता था और वेरियस डिशेस कुक करता था, वो एसेंशियली करस्पॉन्डिंग मिस्टिकल राइट्स ही कंडक्ट कर रहा था। थॉटफुली लूमियन ने पूछा, एक्चुअली इसका इन 9 इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी नहीं है, राइट? जब तक मेन इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेप्ट और उनकी क्वांटिटी सेटिस्फाइड हो। लाइकवाइज अन्य काइंड का मिल्क भी वर्क करेगा? लुडविग ने अपना सिर हिलाया। नो, इस तरीके से टेस्ट सबसे बेस्ट आता है। सो तुम्हारा कहना यह है कि जो मेथड मैंने मेंशन किया वो वर्क तो करेगा, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। कोई वंडर नहीं है कि ये गवर्नमेंट पाथवे है जो हमेशा क्यूलिनरी परफेक्शन का पीछा करता है। लूमियन खड़ा हुआ और उसने लुगानो को कुछ इंग्रेडिएंट्स बाय करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। लूमियन के ट्रैवलर्स बैग में केवल ड्राई राशन था, जिसे सीधे पैकेज से बाहर खाया जा सकता था। ट्रियर के लिए, जो एक लीडिंग ग्लोबल मेट्रोपोलिस था, लुडविग को जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी वे इजीली कलेक्ट हो गए और नून तक लूमियन और लुगानो लुडविग को कई सौ मिलीलीटर मिल्क से भरे एक स्ट्यू पॉट में अम्बिलिकल रेमनेंट के साथ मेन इंग्रेडिएंट्स प्लेस करते हुए देखने के लिए रिटर्न हो चुके थे। ये स्टेप्स खुद एक शेफ द्वारा कंप्लीट किए जाने थे, उन्हें मिस्टिसिज्म से एंडो करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स की डेजिग्नेटेड यूनिकनेस को कोक्स आउट करने के लिए और उन्हें एब्जॉर्प्शन के लिए एक कंड्यूसिव डिग्री तक मेंटेन रखने के लिए। किसी और के द्वारा किए जाने पर डिश का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता था या वो पॉइजन में टर्न हो सकती थी। कुछ देर सिमर होने के बाद लूमियन को मिल्क के साथ मिक्स्ड स्टार्ची अरोमा की स्मेल आई और उसने पॉट के ऊपर थिक मिल्की वाइट स्टीम राइज होते देखी।
वो स्टीम डिस्पर्स नहीं हुई, बल्कि मिड एयर में कंडेंस हो गई और स्लोली वापस स्पॉट में सेटल हो गई, अपने साथ ब्लड से टिंटेड एक टेंटलाइजिंग सेंट कैरी करते हुए। उस मोमेंट पर लुडविग लूमियन की तरफ टर्न हुआ और उसने अपने लिप्स लिक किए, पूछते हुए, क्या आप शुगर या सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं? वे क्या डिफरेंसेस लाते हैं? लूमियन ने कॉशियसली पूछा। लुडविग ने सीरियसली रिस्पॉन्ड किया, टेस्ट, एक स्वीट है, दूसरा सॉल्टी है। आप किसे प्रेफर करते हैं? लूमियन ने चॉइस को सेंस करते हुए रिलैक्स किया और एक स्माइल के साथ पूछा, तुम किसे प्रेफर करते हो? मैं इसे नहीं खा सकता। लुडविग ने रिग्रेटफुली कहा, बुदबुदाते हुए, स्वीट टेस्टी है, साल्टी भी अच्छा है। काश इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता, एक स्वीट, एक सॉल्टी। जैसे ही उसने बोला, वो यंग बॉय जो सीमिंगली एजिटेटेड था, उसने कुछ सॉल्ट स्प्रिंकल किया और फिर कुछ शुगर भी टॉस कर दी। लूमियन ने अम्यूज्ड होकर देखा, उसे स्टॉप नहीं किया। उसके लिए सोर्स ऑफ लाइफ का टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका इफेक्ट था। फाइनली लुडविग ने लुगानो को फ्लेम एक्सटिंग्विश करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया और पॉट के कंटेंट्स को रिमूव किया। वो स्टार्ची कंसीलमेंट का एक पाम साइज्ड पीस था, वाइट और सॉफ्ट, स्टिकी और गुई। फूड का सरफेस रेड स्पॉट से कवर्ड था, मानो अंदर से ब्लड सीप आउट हुआ हो। ये खाने के लिए रेडी है। लुडविग ने लार न टपकाने की पूरी ट्राई की। क्या ये सिर्फ एक बाइट के साथ इफेक्टिव होगा या मुझे ये सब खाना होगा? लूमियन ने पूछा, उसकी क्यूरियोसिटी वेरियस एक्सपेरिमेंट सीखने के उसके दिनों की याद दिला रही थी, जो अक्सर औरोर को उसके क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट करते थे। ये पूरा, लुडविग ने डिसअपॉइंटमेंट के लुक के साथ कहा। लूमियन ने उस स्टीमिंग स्लाइटली स्कॉल्डिंग फूड को पिक किया, उसे अपने माउथ तक लाया और एक बाइट ली। स्वीट और सॉल्टी फ्लेवर्स साथ में मेल्ड हो गए, एक यूनिक तरीके से एक दूसरे की इंटेंसिटी को ऑफसेट करते हुए, जिसने लूमियन को किसी भी मेंटल बर्डन से रिलीव कर दिया। उसने क्विकली सोर्स ऑफ लाइफ को डिवोर कर लिया। क्या ये राइट अवे वर्क करेगा? एक ईगर लूमियन ने पूछा, जो ऑलरेडी अपने इंटेंशंस में रेजोल्यूट था। लुडविग ने मास्टर बेडरूम की तरफ पॉइंट किया। आपको पहले सोना होगा। सोना? एक स्लाइड साई के साथ लूमियन ने डाइनिंग टेबल लीव की, अपने रूम में रिटर्न हुआ और अपने बेड पर लेट गया। अपनी आंखें क्लोज करते हुए उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी ग्रेजुअली वार्म अप हो रही है, उसकी कॉन्शियसनेस हैवियर और हैवियर होती जा रही है। अंधेरे में लूमियन ने सॉफ्ट सॉफ्ट सुने। उसने अपना सिर टर्न किया, केयरफुली उस साउंड को डिजर्न करते हुए। वो एक लिटिल गर्ल की विस्परिंग थी, मम्मी, मम्मी। वह वॉइस लाउडर और मैच्योर और अधिक पियर्सिंग हो गई। मम्मी, मम्मी। वे क्राइस पास आती गईं, मानो वे राइट लूमियन के बगल में हो, उसके अंदर रेजोनेट कर रही हो। मम्मी, मम्मी। मेरी बॉडी के अंदर। लूमियन सडनली जोल्टेड अवेक हुआ, उसके सेंसेस वापस आ गए। वो डार्कनेस शैटर हो गई और सनलाइट ने उसकी आंखों को पियर्स किया। वो एब्रप्टली बैठ गया, खुद को ड्रीम से फ्री करते हुए। मम्मी, मम्मी की वे क्राइज अभी भी उसके माइंड में फेंटली एको कर रही थीं। क्या मैंने चाइल्ड ऑफ गॉड को क्राई करते सुना? लूमियन ने खुद पर नीचे ग्लांस किया। उसने अनड्रेस किया और उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला, लेकिन वो जानता था कि अब उसके बारे में कुछ डिफरेंट था, एक इनडिस्क्राइबेबल चेंज। उसे ग्रेट मदर का गेज फील नहीं हुआ, जिसने उसे और अधिक कॉशियस बना दिया। दोबारा ड्रेस होकर वो अपना रूम लीव करके लुगानो को अपनी तरफ स्नेक ग्लांसेस लेते हुए ढूंढने निकला। क्या क्या आप ऑल राइट हैं? लुगानो, जो रेड हैंडेड कैच हुआ था, उसने इंस्टिंक्टिवली पूछा। लूमियन चकल हुआ। इट्स ओके, मैं ग्रेट मदर का चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं बनूंगा। लुगानो को अपने स्टमक को आई करते देखकर लूमियन ने ऐड किया, नहीं, मैंने ही को कंसीव किया है। बोलने के बाद उसने अभी भी कंसर्न लुगानो को पीछे छोड़ा और अपार्टमेंट से बाहर वॉक कर गया। आफ्टरनून सन परफेक्ट था और अगले 2 दिनों में करने के लिए बहुत कुछ ना होने के कारण लूमियन ने एक स्पेसिफिक स्पॉट पर स्टेक आउट करने का डिसाइड किया। वो प्लेस ट्रियर कैटाकॉम्स था। यह जानते हुए कि रिसरेक्शन आइलैंड का हैरिसन डेथ, डार्कनेस, डस्क और डिके से एसोसिएटेड प्लेसेस पर अपीयर हो सकता है। लूमियन के पहले थॉट्स ड्रीम फेस्टिवल और ट्रियर कैटाकॉम्स के थे, जो डेथ और डार्क मिस्टिसिज्म से राइफ लोकेशंस थीं। कैटाकॉम्स के फर्स्ट लेवल में, नीचे गहराई की तरफ ले जाने वाले एंट्रेंस टू द ओल्ड ऑस्युआरी के पास, लूमियन एक लिट वाइट कैंडल के साथ एक विदर्ड स्कैटर स्केलेटन के बगल में बैठ गया, गहराइयों में डिसेंड होने वाले या वहां से रिटर्न होने वाले हर विजिटर को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए। जल्द ही स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पास हुआ, जिसने लूमियन को कैटाकॉम्स बोन्स के साथ बैठे हुए स्पॉट किया। लीडर, जो ग्लासेस वाला एक टॉल थिन मैन था, उसने लूमियन से क्यूरियसली पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? लूमियन ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, मैं कई बार लोअर लेवल्स में नीचे जा चुका हूँ और इंटरेस्ट लूज कर चुका हूँ। अब मैं बस यहाँ क्वाइटली बैठना चाहता हूँ और हर किसी को आते जाते देखना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि कौन कभी लीव नहीं करता।
वो इंटरेस्टिंग साउंड करता है, स्टूडेंट्स ने अपनी वाइट कैंडल्स होल्ड करते हुए कहा। उन्होंने भी बैठने और ये ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया कि क्या गहराइयों से रिटर्न होने वाले लोगों में से किसी ने फियर के साइंस शो किए। वो टॉल बेस्पेक्टिकल्ड मैन लूमियन के बगल में बैठने के लिए चूज हुआ और उसने एक कन्वर्सेशन स्ट्रक किया। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ व्हाइट कैंडल लिट न करना मिसहैप्स की तरफ ले जा सकता है? लूमियन ने उस पर ग्लैंस किया और चकल हुआ। आप इसे ट्राई कर सकते हैं और हम सब देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर पाते, लूमियन ने एक रिलैक्स टोन में बोला, मैं पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर उसने सडनली अपनी वॉइस लो की। फीमेल स्टूडेंट्स में से दो ने ब्लर्ट आउट किया, क्या हुआ? फिर लूमियन ने एक रेमिनिसेंट एक्सप्रेशन वियर किया, मैं किसी ऐसे पर्सन से मिला जिसने मोनसोरस घोस्ट को एनकाउंटर किया था। आप मोनसोरस घोस्ट का लीजेंड जानते हैं, राइट? स्टूडेंट्स ने साथ में सिर हिलाया। आप सच में ट्रियर की स्पूकी टेल्स अच्छे से जानते हैं। टिपिकल अंडरग्राउंड ट्रियर क्रिएचर्स, स्टूडेंट्स। लूमियन ने साई किया। उसकी इमीडिएट फैमिली सब मर गई और उसने सोचा कि वो इससे एस्केप कर सकता है। लेकिन एक दिन जब मैं उसे देखने गया, मैंने उसे एक विंडो फ्रेम से हैंग्ड पाया। तब से मैं अंडरग्राउंड ट्रियर के हर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। वे स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे, एक पीर द्वारा बताई गई टेल से थोड़े फ्राइटेंड होकर। ऐसा लगता है कि हमें सच में इस कैंडल को एक्सटिंग्विश नहीं करना चाहिए, ग्लासेज वाले उस टॉल स्टूडेंट ने रिग्रेटफुली कहा। लूमियन ने अपनी वॉइस दोबारा लो की, क्या आपने कभी ऐसी चीज एनकाउंटर की है? आपकी डॉम में एक्स्ट्रा बुक्स, ब्लैंकेट्स और क्लॉथ्स हैं जिनमें से कोई भी आपसे बिलोंग नहीं करता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कहता है कि वहाँ कोई और नहीं रहता। दो स्टूडेंट्स पेल टर्न हो गए, मानो सबसे टेरिफाइंग घोस्ट स्टोरी सुन रहे हों, जैसे कि वे कोई लाइफलाइन सीख कर रहे हों। उन्होंने पूछा, यस ऐसा होता है, क्या आप जानते हैं क्यों? लूमियन ने अपना सिर हिलाया और साई किया। मैंने सुना है कि वे लोग हैं जिन्होंने अपनी कैंडल्स यहाँ एक्सटिंग्विश की थी। वे कंप्लीटली वैनिश हो गए और किसी को भी वे याद नहीं रहे। ये सुनकर वो टॉल स्टूडेंट इंस्टिंक्टिवली कांप उठा। सडनली उसे फील हुआ कि किसी ने उसके शोल्डर को टैप किया है। वो देखने के लिए टर्न हुआ और उसने एक घास्टली पेल स्केलेटल हैंड देखा। आह! वो चिल्लाया, ऊपर लीप करते हुए। लूमियन ने वो बोन हैंड वापस खींचा जो उसने कहीं से पिक किया था। उसकी स्माइल मॉकिंग थी। आप लोग सच में स्केयर्ड कैट्स हो? ऑलरेडी डर गए? वे स्टूडेंट्स स्टन रह गए और कुछ देर बाद उन्होंने फोर्सफुली कहा, नो, वो बस एक रिफ्लेक्स था। जैसे ही वे सीरियसली कंसीडर करने लगे कि प्रैंकस्टर को बीटअप किया जाए या नहीं, कोई सेकंड लेवल की तरफ जाने वाले स्टोन स्टेप से ऊपर आया। उसने एक ब्लू टॉप और येलो पैंट्स वेयर की हुई थी। उसका फेस डीपली रिंकल्ड था और उसके वाइट हेयर स्पार्स और ड्राई थे, हाथ में एक शॉर्टलेट वाइट कैंडल होल्ड किए हुए। वो एक एल्डरली कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर था। लूमियन ने स्लाइटली फ्राउन किया। उसने इस कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर को पहले समारिटन विमेन स्प्रिंग को हाउस करने वाले जायंट टॉम चैम्बर में देखा था, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटर ने तब व्हाइट कैंडल का यूज नहीं किया था। लूमियन ने हमेशा यह माना था कि कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके चेहरे पर हल्के भूरे रंग के उम्र के निशान थे, उसे कैटाकॉम्स ने पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था, जिससे वह इस अजीब जगह का हिस्सा बन गया था। और समय के साथ वो और अधिक लाश जैसा हो जाएगा, जीवन की हर झलक खो देगा और हमेशा के लिए एक सीधे खड़े सड़ते हुए ताबूत के अंदर सो जाएगा। फिर भी यहाँ वो था, उस विशाल मकबरे के कमरे को छोड़ने में सक्षम जो समैरिटन विमेन स्प्रिंग का घर था, फिर भी एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती ले जा रहा था। समैरिटन विमेन स्प्रिंग के एंट्रेंस पर बारी बारी से पहरा देते हुए आप जितने लंबे समय तक रुकते हैं, कैटाकॉम्स का अजीब इरोशन उतना ही गहरा होता जाता है, जिससे आप जीवित लोगों की तरह कम और कम दिखते हैं, जब तक कि आखिरकार आपको कैटाकॉम्स द्वारा निगलने से बचने के लिए एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती। क्या कोई धीरे धीरे ठीक हो सकता है जब वे रोटेट आउट होते हैं? लूमियन ने अनुमान लगाया जब उसने बुजुर्ग कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। जैसे ही वो करीब आया और मोमबत्ती की रोशनी ने उसके फीचर्स को रोशन किया, स्टूडेंट्स के ग्रुप को भी नए आने वाले का एक स्पष्ट लुक मिला। उन्होंने कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर की यूनिफॉर्म को पहचान लिया, लेकिन वे कभी इतने बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिले थे कि वो लगभग सड़ा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा हल्के भूरे रंग के उम्र के निशानों से भरा हुआ और उसकी आंखें काली और बर्फीली थीं, जो उसकी धीमी, लगभग न के बराबर सांस के साथ मिलकर उनमें एक अनैच्छिक डर पैदा कर रही थीं, जिससे वे गर्मी और हिम्मत के लिए एक साथ सिमट गए। हर एक धीमी कदम की गूंज के साथ बुजुर्ग केयरटेकर ओल्ड ऑशवेरी के एंट्रेंस पर रुक गया। फिर वो मुड़ा, लूमियन पर अपनी ठंडी नजर डालते हुए। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर ने एक फटी हुई, तथ्यात्मक आवाज में कहा। मैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? इसके अलावा मैं यहाँ एक सनक पर आया हूँ, आवेग से प्रेरित होकर, और मैंने किसी को अपनी योजनाओं की जानकारी नहीं दी। तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत क्यों होगी? लूमियन हैरान रह गया,
जैसा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दिलचस्प, कुशल प्रैंकस्टर इतने डरावने कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर से परिचित होगा। क्या उसने वास्तव में कैटाकॉम्स को इतनी बार एक्सप्लोर किया था कि उसने एडमिनिस्ट्रेटर्स से दोस्ती कर ली थी? परेशान होकर लूमियन खड़ा हो गया और बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे ओल्ड ऑसवेरी के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। वो सुनना चाहता था कि ये सब क्या था और उसे क्यों ढूंढा जा रहा था। घने अंधेरे में सफेद मोमबत्ती के एक छोटे से टुकड़े के साथ जो उसके चेहरे को और अधिक भयानक बना रहा था, भावनाहीन केयरटेकर ने कहा, चौथे लेवल के साउथवेस्ट कॉर्नर पर एक लाश के साथ एक विसंगति हुई है। इसे हैंडल करो। मैं? लूमियन ने अपने खाली दाहिने हाथ से अपनी ओर इशारा किया। तुम मुझसे इस समस्या से निपटने के लिए क्यों कह रहे हो? यहाँ अन्य कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इस तरह की चीजों के लिए ऑफिशियल बियॉन्डर्स हैं, मैं ही क्यों? और तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे मैं कोई मर्सनरी हूँ जिसे ऐसे मामलों को संभालने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बिना कॉम्पनसेशन की बात किए भी। सही। बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा शरीर और आत्मा सड़ने के करीब हैं और मैं अब कॉम्बैट में शामिल नहीं हो सकता। लूमियन ने एडमिनिस्ट्रेटर को उत्सुकता से देखा, जांचते हुए, क्या तुम मुझे जानते हो? एडमिनिस्ट्रेटर के चेहरे की गहरी झुर्रियां एक अजीब मुस्कान में बदल गईं। तुम हमारी तरह के ही एक हो। हमारी तरह के ही एक? लूमियन ने विचार किया, उसके दिमाग में एक अनुमान बनने लगा। इससे अभी निपटो। तुम जितना लंबा इंतजार करोगे, ये उतना ही अधिक ट्रबलसम होता जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुड़ा और ओल्ड ऑशवरी के एंट्रेंस की तरफ वापस चल पड़ा। मैं रेसुरेक्शन आइलैंड से हैरिसन पर नजर रखने आया था, तुम्हारे लिए काम करने नहीं। लूमियन चुपचाप बुदबुदाया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि वो पत्थर की सीढ़ियों से नीचे जीवित एडमिनिस्ट्रेटर की तुलना में अधिक लाश जैसे दिखने वाले के पीछे पीछे चला। इस दौरान उसने एक मुस्कान बिखेरी और स्टूडेंट्स की तरफ हाथ हिलाया, जिससे वे डरकर चुप हो गए। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब लूमियन और बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर की आकृतियां पत्थर की सीढ़ी की गहराई में गायब हो गईं और केवल मोमबत्ती की रोशनी की एक टिमटिमाहट बची, तो स्टूडेंट्स ने आखिरकार राहत की सांस ली और रिलैक्स हुए। वो आदमी वास्तव में कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छी तरह जानता था। वह इस जगह से बेहद परिचित होना चाहिए। क्या उसके द्वारा शेयर की गई अफवाहें वास्तव में सच थीं? लूमियन के डॉम की विसंगतियों और मोमबत्ती बुझाने के परिणामों के विवरण को याद करते हुए स्टूडेंट्स एक साथ कांप उठे, अपनी मोमबत्तियों को अपने शरीर के करीब खींचते हुए। लेयर दर लेयर नीचे उतरते हुए, फ्रैंकोइस के मकबरे और ब्लड ऑर्डर हॉल से गुजरते हुए, लूमियन बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे चला, जल्दी से कैटाकॉम्स के चौथे लेवल के साउथवेस्ट कॉर्नर पर पहुंच गया। अपनी सफेद मोमबत्ती के बचे हुए एक तिहाई हिस्से का उपयोग करते हुए लूमियन ने एक विशाल कंकाल देखा, जो लगभग 3 से 4 मीटर लंबा था, जो विभिन्न लाशों की हड्डियों से बना था और 7 या 8 सिर वाले इंसान के आकार का था, जिसकी आंखों के सॉकेट काले थे, किसी भी रंगीन लौ से खाली थे। उस पल विशाल कंकाल मकबरे के दरवाजे खोल रहा था, नुकीली हड्डियां निकाल रहा था और उन्हें अपनी विशाल हड्डियों की तलवार में जोड़ रहा था। मोमबत्ती की रोशनी केवल थोड़ी सी फैली, जिससे वो क्षेत्र न्यूनतम रूप से रोशन हुआ, क्योंकि अंधेरा पानी की तरह बह रहा था, एक अकथनीय ठंडक और आतंक लेकर आया। बिना करीब जाए भी लूमियन को अनैच्छिक रूप से डर और रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जैसे कि वो मौत की तरफ बढ़ रहा हो। उसकी नीली आंखें लोहे जैसी काली हो गईं, जो उस अजीब कंकाल के भयानक पीलेपन को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। उसकी छाती के गहरे अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे उस तक पहुंचने के लिए सफेद हड्डियों की परतों को काटना होगा। तुम इसे देखते हो? इसका ख्याल रखो, बूढ़े केयरटेकर ने फिर से आदेश दिया, जैसे किसी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा हो। इसके पास क्या एबिलिटीज हैं? लूमियन मदद करने के खिलाफ नहीं था। उसने अभी अभी एक पावरफुल आइटम हासिल किया था और वो इसका उपयोग करने के लिए उत्सुक था। लेकिन वो मॉन्स्टर की कैपेबिलिटीज को समझे बिना और अपनी स्ट्रैटेजी बनाए बिना सीधे लड़ाई में नहीं कूद सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में मोमबत्ती अब सिर्फ एक छोटा टुकड़ा थी। उसकी धुंधली लौ जिद पर अड़ी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इसे कैटाकॉम्स द्वारा दबाया जा रहा है, जिससे ये अपनी क्षमता का अधिक हिस्सा नहीं दिखा पा रहा है। एक बार बाहर अंधेरा हो जाने के बाद शायद हमारे पास वो एडवांटेज न रहे। हमें इसे अभी साफ करना होगा। कैटाकॉम्स इसे दबा रहे हैं। लूमियन जोर से बोला, ये विसंगतियां हाल ही में कितनी बार हुई हैं? क्या ये लगातार होती हैं? ये नॉर्मल है, महीने में 1 या 2 बार, बुजुर्ग कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर ने एक फटी हुई आवाज में जवाब दिया। भले ही इसे व्यापक रूप से सील कर दिया गया हो, फिर भी कुछ असामान्यताएं होती हैं। यह अंडरग्राउंड ट्रायर के अन्य क्षेत्रों के समान है। जैसे ही लूमियन और अधिक सवाल पूछने वाला था, वो विशाल कीचड़ और फफूंद से ढका हुआ कंकाल उन्हें नोटिस करता हुआ दिखाई दिया, अचानक मुड़ गया और उसने अपनी विशाल हड्डियों की तलवार उठाई। विशाल तलवार की सतह से हल्के सफेद रंग की लपटें फूट पड़ीं।
थर्ड 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 कई सिरों वाला कंकाल कड़े रूप से लेकिन जल्दी से लूमियन और कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ बढ़ा। आसपास का अंधेरा उमड़ पड़ा, अपने साथ एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडक और एक ऐसा आतंक लेकर आया जो उनकी आत्माओं तक पहुंचता हुआ महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने ट्रैवलर्स बैग के अंदर हाथ डाला और सोर्ड ऑफ करेज को पकड़ लिया। एक गर्म लहर जल्दी से उसके शरीर में फैल गई। डरने की क्या बात है, फाइट फाइट फाइट। लूमियन ने लोहे जैसी काली बड़ी तलवार निकाली और विशाल कंकाल और उसकी भयानक हड्डियों की तलवार की तरफ बढ़ा। फिर उसने सोर्ड ऑफ करेज को ऊपर की तरफ घुमाया। ब्लेड से नीले रंग की झलक के साथ एक चमकीली सफेद लौ फूट पड़ी। बैंग! लोहे जैसी काली बड़ी तलवार मिड एयर में कई नुकीली हड्डियों से बनी हड्डियों की तलवार से टकराई। लूमियन के घुटने मुड़ गए क्योंकि उसके पैर कीचड़ में धंस गए। कंकाल का फोर्स बहुत ज्यादा था और चमकीली सफेद नीली लपटें हल्के सफेद रंग की लपटों के साथ उलझ गईं, जिससे वे एक दूसरे को बुझा रही थीं। लूमियन डरा नहीं था, उसकी आंखें एक्साइटेड थीं। उसने अपनी जांघों को कसा, अपने घुटनों को सीधा किया और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। अपनी लोहे जैसी काली बड़ी तलवार से उस विशाल जीव पर वार किया। हड्डियों की तलवार ने गिरते हुए पत्थर के बल के साथ जवाब दिया। बूम! टक्कर ने एक हिंसक एक्सप्लोजन को ट्रिगर किया और भयंकर शॉकवेव चमकीली सफेद नीली लपटों को ले जाते हुए विशाल कंकाल की सतह से टकराई, जिससे वो 2 कदम पीछे हट गया। लूमियन ने पीछा किया, सोर्ड ऑफ करेज से फिर से वार करते हुए। रंबल रंबल रंबल! विशाल तलवारों के हर एक टकराव और हर एक बड़े एक्सप्लोशन के साथ कंकाल से बड़ी संख्या में हड्डियां गिर गईं, झुलस गईं और यहाँ तक कि हड्डियों की तलवार खुद भी काफी पतली हो गई। आखिरकार लूमियन ने उसके डिफेंस को तोड़ दिया, एक ही वार में उसकी छाती को काट दिया। बूम! चमकीला सफेद नीला फायरबॉल वहां फैल गया, जिससे उसका पूरा शरीर अंदर तक समा गया। विशाल कंकाल तुरंत जम गया। क्रैश! वो पूरी तरह से ढह गया, जैसे ब्लॉकों का एक के ऊपर एक रखा हुआ महल गिर गया हो। लूमियन ने अपनी लोहे जैसी काली बड़ी तलवार वापस खींची, आधा बुजुर्ग कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, न्यूट्रलाइज्ड। जैसे ही उसने बात की, उसने सोर्ड ऑफ करेज को ट्रैवलर्स बैग में वापस रख दिया। इस एक्शन के ठीक बाद लूमियन अचानक शांत हो गया। क्या वो यही था? हालांकि मैंने तलवार निकालने से पहले सीधे कॉम्बैट में शामिल होने की योजना बनाई थी। मैंने सिर्फ एक सीधे हमले पर विचार नहीं किया था। सचमुच सोर्ड ऑफ करेज? लूमियन की बातें सुनकर बुजुर्ग कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर लगभग बुझ चुकी सफेद मोमबत्ती को पकड़े हुए धीरे धीरे पास आया। लूमियन ने अभी अभी मदद प्रोवाइड करने का फायदा उठाते हुए कैजुअली पूछा, क्या पिछले कुछ महीनों में किसी ने समैरिटन विमेन स्प्रिंग का दौरा किया है? वो कथित तौर पर पूरे कैटाकॉम्स में डेथ एनर्जी का सबसे मजबूत पॉइंट था और हैरिसन वहां अट्रैक्ट हो सकता था। बुजुर्ग कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर ने लूमियन को स्लो मोशन में देखा। उसकी आवाज फटी हुई थी जैसे उसने कहा, मोमबत्ती बुझा दो। क्या? मोमबत्ती बुझा दो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? लूमियन का पहला रिएक्शन ये था कि उसके सामने मौजूद कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब उसे नुकसान पहुंचाना था। यहाँ एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती के बिना कोई भी भयानक रूप से मिटा दिया जाएगा और सभी द्वारा भुला दिया जाएगा। उस पल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में मोमबत्ती पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई, एक बार टिमटिमाई और पूरी तरह से बुझ गई। अंधेरा बूढ़े आदमी की तरफ उमड़ पड़ा, जिससे वो मौत की खामोशी में समा गया। वो गायब नहीं हुआ। उस पल में लूमियन को कई चीजें याद आईं, जिसमें कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उसे अपना एक मानना और इस बारे में उसका अपना अनुमान शामिल था। उसने अपना अंतिम पागलपन भरा निर्णय नहीं लिया था। जब एडमिनिस्ट्रेटर के चारों ओर का अंधेरा तेजी से फैला, उसे अपने आगोश में ले लिया। उनकी सफेद मोमबत्ती अचानक बुझ गई। धिक्कार है। हालांकि लूमियन ने रिस्क लेने के आइडिया के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन उसने सचमुच अपना मन नहीं बनाया था। उसकी सफेद मोमबत्ती के अचानक बुझने ने उसे अपनी सांसों के नीचे कसम खाने पर मजबूर कर दिया। वो सहज रूप से अपने कंधे पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट करने और कैटाकॉम्ब से बाहर टेलीपोर्ट करने की तैयारी करने लगा। उस पल उसके दाहिने हाथ की हथेली में हल्के दर्द के साथ एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडक महसूस हुई। दर्द के इस झटके ने उसे होश में ला दिया। शुक्र है कि उसके शरीर में और कोई अप्रिय बदलाव नहीं हुआ। वास्तव में लूमियन तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल एबिलिटी का उपयोग करने के आइडिया को छोड़ दिया। उसके संदेह की पुष्टि हो गई थी। उसने समझदारी से अपना दाहिना हाथ भींच लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रमुख रूप से मार्क किया गया अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट सील अंधेरे में छिपी किसी भी चीज को दिखाई न दे। बुजुर्ग, सड़ते हुए और स्पष्ट रूप से अस्वस्थ कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उसे एक समान आत्मा समझने के बाद लूमियन को संदेह हुआ कि यह अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट सील के कारण था। ये देखते हुए कि समैरिटन विमेन स्प्रिंग का अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट से गहरा संबंध था,
और ट्रायर के कैटाकॉम्स का निर्माण शायद इसके ओवरफ्लो होते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर्स बारी बारी से स्प्रिंग की ओर जाने वाले विशाल मकबरे के कमरे की रखवाली करते थे। चूंकि विसंगतियों से प्रभावित कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स बिना जलती हुई सफेद मोमबत्ती के अंधेरे कैटाकॉम्स में नेविगेट कर सकते थे और गायब नहीं होते थे, सैद्धांतिक रूप से उसे भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, अपनी अंडरवर्ल्ड डाउइस्ट सील को देखते हुए। बेशक ये बेहद रिस्की था। एक गलत अनुमान का मतलब बिना कोई निशान छोड़े मरना हो सकता था, जिससे लूमियन अपने तीव्र आवेग के बावजूद हिचकिचाने लगा। शुद्ध अंधेरे में जहां उसकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लूमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ट्रायर की सबटेरेनियन नदी में हो, ठंडे, नम, भारी और शांत पानी में डूबा हुआ हो। फिर भी उसने आसानी से सांस ली। उसका शरीर और आत्मा अजीब तरह से घने, अंधेरे पानी से हवा खींच रहे थे, उसके अस्तित्व को बनाए रख रहे थे। वो गहरे समुद्र में एक मछली की तरह लग रहा था। अंधेरा, बहते पानी की तरह परतों में बटा और नीचे दबा हुआ, इस स्पेस को आसपास के क्षेत्रों और बाहरी दुनिया से अलग कर रहा था। अगले ही पल लूमियन ने बूढ़े एडमिनिस्ट्रेटर की फटी हुई उदासीन आवाज सुनी। हाल ही में 3 लोगों ने स्प्रिंग के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। 3 लोग? लूमियन का उत्साह बढ़ गया जब उसने पूछा, वे कौन थे? एक बार वो एक हंटर के साथ डार्कनेस और डेथ का ब्लेस्ड था, बूढ़े एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने तरीके से वर्णन किया। एक हंटर के साथ डार्कनेस और डेथ का ब्लेस्ड? क्या वो मैडम हेला और मैं नहीं हैं? तुम अभी भी हमें याद रखते हो? लूमियन को एहसास हुआ, जिसके बाद उसने चुपचाप आलोचना की। उसने सोचा था कि यह बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर कैंडल जैसे अधिक एक्टिव लोगों के विपरीत और एक लाश जैसी स्थिति के करीब होने के कारण लोगों को देखकर नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को महसूस करके पहचानता था। लूमियन का सामना 2 कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स से हुआ था, जो विजिटर्स को गाइड कर रहे थे जब वो ओल्ड ऑस्वेरी के एंट्रेंस पर पहुंचा था, और उन्होंने उसे अपने जैसा नहीं देखा था। इसके बजाय उन्होंने उसे अकेले न घूमने और रोशनी के लिए हमेशा एक सफेद मोमबत्ती जलाए रखने की सलाह दी थी। तीसरा कौन था? लूमियन ने जोर दिया। क्या वो हैरिसन था या मोनेट, जो इन सबटरानियन कैटाकॉम्स में एक्टिव अमोन का अवतार था? बूढ़े कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर ने एक नीरस, कर्कश आवाज में जवाब दिया। एक आउटसाइडर वो हमारे जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन अलग भी था, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। समान फिर भी अलग। एक आउटसाइडर? लूमियन ने इन मुख्य विवरणों पर विचार किया और अनुमान लगाया कि ये शायद रेसुरेक्शन आइलैंड का हैरिसन था। वो कैसा दिखता था? लूमियन ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए पूछा, जो देखने में शांत लग रहा था। वो अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि बूढ़े एडमिनिस्ट्रेटर की रूपरेखा भी नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि दूसरा व्यक्ति ठीक उसके सामने था, 2 मीटर से अधिक दूर नहीं। फिर उसने बूढ़े एडमिनिस्ट्रेटर का जवाब सुना, मैं इतने लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं कई चीजें भूल चुका हूँ। यहाँ तक कि मौत भी यहाँ गायब हो जाती है, हमारी यादों की तो बात ही छोड़िए। मुझे याद नहीं है कि वो कैसा दिखता था, केवल इतना कि वो किसी इंटीशन जैसा नहीं दिखता था, न ही लोनीज या फेसाशिन जैसा। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी सपाट टोन में बात जारी रखी, मुझे अब आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। लूमियन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, न ही उसने आगे कोई सवाल पूछा। हालांकि उसने कदमों की कोई आवाज नहीं सुनी थी, न ही आगे किसी हलचल को महसूस किया था। एक बहुत ही स्पष्ट विचार अचानक उसके दिमाग में आया, वो व्यक्ति पहले ही जा चुका है। वो किसी इंटीशियन, लोनीज या फेसाशिन जैसा नहीं दिखता था। एक आउटसाइडर, कोई ऐसा व्यक्ति जो हाल के महीनों में कैटाकॉम्स के चौथे लेवल पर आया था। लूमियन ने कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर के जवाबों को अपने दिमाग में बार बार दोहराया। अचानक उसे कुछ याद आया। फ्रैंका ने मेंशन किया था कि उसकी मुलाकात कैटाकॉम्स में एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसके बारे में उसे संदेह था कि वो सेलेस्टियल मास्टर की दुनिया से आया था, वो दुनिया जहां से वे ट्रांसमाइग्रेट हुए थे। उसका जजमेंट उस आदमी के अपीयरेंस पर बेस्ड था, जो उस दुनिया के लोगों से काफी मिलता जुलता था, और इंटीशियंस, लोनीज, फेनापोटेरियंस और फेसाशियंस से बिल्कुल अलग था। तो जिस व्यक्ति से फ्रैंका मिली थी, वही वो व्यक्ति था जिसे बुजुर्ग एडमिनिस्ट्रेटर ने जाने के लिए राजी किया था, और वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से रेसुरेक्शन आइलैंड का हैरिसन हो सकता था। क्या रेसुरेक्शन आइलैंड वास्तव में एक नोड है जहां 2 दुनियाएं मिलती हैं? रेसुरेक्शन आइलैंड की ओर जाने वाले नॉटिकल चार्ट के गलत होने का कारण ये है कि इसमें मिस्टिकल डिटेल्स की कमी है। भले ही कोई डेजिग्नेटेड सी एरिया तक पहुंच जाए, केवल खतरे का सामना करना पड़ता है, लक्ष्य का कोई नामो निशान नहीं होता। ये फ्रैंका के डिविनेशन रिजल्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि चार्ट असली है और एडवेंचर्स रेसुरेक्शन आइलैंड को लोकेट करने में क्यों असफल रहे हैं। चार्ट वास्तव में एक्यूरेट हैं, लेकिन वे आइलैंड का डोर खोलने का मेथड रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यदि ऐसा है, तो फ्रैंका और अन्य लोगों के ट्रांसमाइग्रेट होने के कारण और नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट्स पर रेसुरेक्शन आइलैंडर्स के दिखाई देने के उद्देश्य के बारे में एक गहरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए।
अब अच्छी बात यह है कि फ्रैंका ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हैरिसन हो सकता है, और उसने एक अनुष्ठान के माध्यम से उसका एक पोर्ट्रेट बनाया है जो हमारी फ्यूचर सर्च में मदद करेगा। हे फ्रैंका और जेना के एक्सप्लोरेशन से कई महत्वपूर्ण मामलों के बारे में काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिली, जो ऐसा महसूस कराती है जैसे सब कुछ अरेंज किया गया हो। ये शायद उस एंटिटी का काम नहीं रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि ये मोनेट से रिलेटेड हो, जो अक्सर इस जगह पर मंडराता रहता है। लूमियन विशेष रूप से इस बात को लेकर हैरान था कि ट्रू क्रिएटर या अमोन ने इस मामले को इतना महत्व क्यों दिया। उनकी पिछली मदद मुख्य रूप से बैरियर के पार के इविल गॉड्स से मुकाबला करने के बारे में थी, और इसमें दूसरी दुनिया के मुद्दे शामिल नहीं थे। क्या उस सेलेस्टियल वर्दी को बैरियर के पार के इविल गॉड्स में से एक माना जाएगा? क्या वो सेलेस्टियल मास्टर की दुनिया से आता है? क्या इसे इविल गॉड्स के इन्वेजन का एक हिस्सा भी माना जाता है? लूमियन ने एक और सवाल पर विचार करने से पहले संक्षेप में अनुमान लगाया, क्या इसके बारे में फ्रैंका 007, मैडम हेला और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के अन्य मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाए। लूमियन पहले से ही पिक्चर कर सकता था कि क्या होगा। फ्रैंका सहित कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कुछ मेंबर्स बेताब होकर समुद्र में निकल पड़ेंगे, सी चार्ट पर मार्क किए गए रेसुरेक्शन आइलैंड की तलाश करेंगे, आइलैंड को खोजने में असफल रहेंगे, लेकिन इसे और भी खतरनाक पाएंगे। लेकिन लूमियन फ्रैंका को वैसा ही देखना पसंद करता था जैसी वो थी, अपने जेंडर को लेकर कन्फ्लिक्टेड लेकिन आमतौर पर खुश। सन्नाटे के एक पल के बाद लूमियन अपने कैरेक्टर से थोड़ा हटकर हंसा, समुद्र की गहरी गहराइयों जैसे एनवायरनमेंट में खुद का मजाक उड़ाते हुए बुदबुदाया, क्या तुम खतरे और दूसरों की उम्मीदों के कारण औरोर को पुनर्जीवित करने का रास्ता तलाशने से बचोगे? क्या तुम खतरे और दूसरों की उम्मीदों के कारण रेजिस्ट करना छोड़ दोगे? क्या तुम खतरे और दूसरों की उम्मीदों के कारण ओमेबेला के ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने से इनकार कर दोगे? नहीं। लूमियन ने अपना मन बना लिया और अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन अंधेरे में घूमती हुई आकृतियों को धुंधला सा महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि हाथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसकी बाहों, टखनों, गर्दन और शरीर को पकड़ रहे हैं, फिर भी उनका कोई वास्तविक असर नहीं हो रहा था। नहीं, एक चीज थी, लूमियन ने स्पष्ट रूप से अधिक ठंडक महसूस की, इस हद तक कि एक रीपर के फिजिकल ट्रेड्स के साथ वो लगभग अपने पोर्स को सिकोड़ने और थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसने हल्की, दर्दनाक, निराशाजनक चीखें भी सुनी, लेकिन उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस का पता नहीं लगा सका। क्या ये वे लोग हैं जो पहले कैटाकॉम्स में गायब हो गए थे? लूमियन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की ताकि लापता लोगों में से एक या दो को ढूंढा जा सके, उनकी वर्तमान स्थिति को समझा जा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक वो कांप उठा। ठंड और सन्नाटा उसके दिमाग में समा गया। उसके विचार थोड़े सुस्त हो गए और कुछ चीजों की उसकी यादें थोड़ी धुंधली हो गईं। अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट सील मुझे मौके पर गायब होने से, यहाँ तक कि बिना कोई निशान छोड़े मरने से रोकती है, लेकिन ये मुझे यहाँ की असामान्यताओं द्वारा धीरे धीरे नष्ट होने से नहीं रोक सकती, उन कैटाकॉम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह, और मेरा इरोशन स्पष्ट रूप से उनके मुकाबले तेज है। लूमियन ने एक लौ जलाई, जिससे उसके हाथ में मौजूद सफेद मोमबत्ती जल उठी। अंधेरा, ठंड, वजन, सन्नाटा और नमी रोशनी के फैलते ही पीछे हट गए। लूमियन ने अपने हाथ में मौजूद मोमबत्ती को देखा, सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, मैंने अभी अभी अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट की सील को एक तरह की अल्टरनेटिव सफेद मोमबत्ती की रोशनी के रूप में इंटरप्रेट किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे एक जैसी नहीं हैं, मौलिक रूप से अलग हैं। एक यहाँ सील की जा रही विसंगति से निकलती है, दूसरी इस जगह को सील करने वाली पावर का लाभ उठाती है। जैसे ही विचार घूमने लगे, लूमियन जलती हुई सफेद मोमबत्ती को पकड़े हुए ओरिजिनल रूट से वापस चल पड़ा। ओल्ड ऑशोरी के एंट्रेंस पर लौटने पर उसने देखा कि यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट्स वहां थे वे जा चुके थे। इतनी जल्दी डर गए? लूमियन धीरे से हंसा, आराम से कैटाकॉम्स को छोड़कर प्लेस डू पुर्गातोर की तरफ लौट आया। क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव में 9 रुए ओरोसाई पर अपार्टमेंट 702। फ्रैंका, जो मिरर पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने वाली थी, ने लूमियन को फिर से देखा। तुम यहाँ फिर से आ गए? आज ये तीसरी बार है, डेमोनिस ऑफ प्लेजर ने पूछा, उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। फ्रैंका की जांच का सामना करते हुए लूमियन ने एक भौं उठाई और कहा, मैं फिर से किसी इंपॉर्टेंट चीज से रूबरू हुआ हूं जो मुझे तुम्हें बतानी है। फ्रैंका ने लूमियन को संदेह से देखा, ये अनश्योर होते हुए कि वो कोई प्रैंक कर रहा था या वास्तव में उसने कुछ नया डिस्कवर किया था। उसकी डिस्कवरीज की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये थोड़ा ज्यादा लग रहा था, है ना? अभी आज सुबह वो ब्लू अवेंजर से लौटा था। उसने एक इनिशियल एक्सप्लोरेशन पूरा किया था जिससे डीमोनेस ऑफ डिस्पेयर पोशन का फॉर्मूला, ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट के इक्विवेलेंट एक सोर्ड ऑफ करेज और एक स्पेशली सिग्निफिकेंट कॉप्स वैक्स कैंडल मिली थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थीं, और अब दोपहर में उसे और अधिक गेन्स मिल गए थे। अल्टीमेटली फ्रैंका ने लूमियन पर विश्वास करना चुना।
आखिरकार उसने कई मौकों पर खुद को अराजकता का अग्रदूत साबित किया था। वो उसे लिविंग रूम में आने देने के लिए एक तरफ हट गई। इस बार ये किस बारे में है? फ्रैंका ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि उसने दरवाजा बंद कर दिया था। लूमियन खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी पीठ बाहर की तरफ थी और गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें मिस्टर हैंगमैन का हैरिसन का डिस्क्रिप्शन याद है? मुझे याद है। वो अंधेरे, मौत, शाम और सड़न से क्लोजली लिंक्ड जगहों पर दिखाई दे सकता है। फ्रैंका ने जवाब दिया। दमनकारी माहौल ने उसके सामान्य पलटवार को दबा दिया था कि वो ये नहीं भूली थी कि आज सुबह ही क्या डिस्कस किया गया था। लूमियन ने सिर हिलाया और बात जारी रखी। मेरे पास कुछ फ्री टाइम था, इसलिए मैं कैटाकॉम्स गया था। मैं समारिटन विमेन स्प्रिंग एरिया की रखवाली करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर से मिला। उसने मुझे बताया कि हाल ही में एक आउटसाइडर ने स्प्रिंग के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया था। इस आउटसाइडर के फीचर्स नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के किसी भी व्यक्ति से काफी अलग हैं। फ्रैंका, जो इनिशियली कंफ्यूज थी, सहज रूप से कांप उठी और अचानक बोल पड़ी, हैरिसन? क्या ईस्टर्न फीचर्स वाला वो आदमी जिससे जेना और मैं मिले थे वास्तव में हैरिसन था? उसे तुरंत क्रिस्मोना नाइट पिलर पर अपनी और जेना की एडवेंचर याद आ गई। अपनी अर्जेंसी में उसने नॉन नॉर्थ कॉन्टिनेंट बेयरिंग फीचर्स के अधिक कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन को ईस्टर्न फीचर से रिप्लेस कर दिया। इसकी पूरी संभावना है। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया। फ्रैंका दंग रह गई। रेसुरेक्शन आइलैंड, रेसुरेक्शन आइलैंड। उसकी झील जैसी नीली आंखें एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से चमक उठीं। उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा, क्या रेसुरेक्शन आइलैंड एक नोड हो सकता है जहां दो दुनियाएं मिलती हैं? भले ही ये ना हो, ये प्रोबेबली तुम्हारी दुनिया से क्लोजली रिलेटेड है, लूमियन ने कहा। वो उसका उत्साह कम नहीं करना चाहता था। फ्रैंका एक्साइटमेंट में आगे पीछे चलने लगी, फिर विलाप किया। मैंने तब उसे क्यों नहीं पहचाना? मैंने उसे कैप्चर क्यों नहीं किया? अब वो चला गया है और हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। द इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च बहुत स्लो है। फीडबैक का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। फ्रैंका द्वारा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद लूमियन ने शांति से कहा, तुम 007 और अन्य लोगों को स्लो होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। हो सकता है कि हैरिसन अब ट्रायर में ना हो। फ्रैंका जोर से सोचने लगी। मैं रिसर्च सोसाइटी की मीटिंग में इसकी घोषणा कर दूंगी, ताकि अलग अलग एरिया के मेंबर्स हैरिसन से मिलते जुलते किसी भी व्यक्ति पर नजर रख सकें। इससे पहले कि लूमियन उसे सावधान कर पाता, फ्रैंका खुद से बुदबुदाने लगी। मैं उनसे कहूंगी कि जब तक हम हैरिसन को ढूंढ नहीं लेते और रेसुरेक्शन आइलैंड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे आइलैंड की तलाश न करें। ये बहुत डेंजरस है। अगर वे हैरिसन को स्पॉट करते हैं तो उन्हें उसे पहचानने या उसके पास जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे ऐसा प्रिटेंड करें जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं, और प्रेसिडेंट गंडालफ, चेयरमैन मैडम हेला और हमें इन्फॉर्म करें। लूमियन ने ध्यान से सुना और फिर प्लेफुली उसकी तारीफ की। मैंने सोचा था कि तुम सीधे सोचने के लिए बहुत एक्साइटेड होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली तुम, जो आमतौर पर बेपरवाह और ज्यादा विचारशील नहीं दिखती हो, ने हर चीज पर काफी अच्छी तरह विचार किया है। फ्रैंका प्रोवोक नहीं हुई। उसने एक स्मग ग्रिन के साथ जवाब दिया, तुम उसे क्या कहते हो? लाओ डुआन कभी बड़े मामलों में मडल नहीं होता। अगर मुझे हर समय कड़ी मेहनत से सोचना पड़े, तो क्या ये रिलैक्स करने के पॉइंट को ही खत्म नहीं कर देगा? उस बात का कुछ सेंस बनता था। लूमियन ने हैरान होकर पूछा, लाओ डुआन कौन है? जानने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैंका ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। लूमियन ने कारण का अनुमान लगाया और आगे दबाव नहीं डाला, बस सिर हिलाते हुए कहा, हम इसे 2 दिनों में होने वाली गैदरिंग में शेयर करेंगे। फ्रैंका ने सहमति में हुकार भरी, फिर उसकी एक्साइटमेंट और खुशी गायब हो गई। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। क्या बात है? लूमियन ने चिंता के साथ पूछा। फ्रैंका ने अपने होंठ भींचे, धीरे से बोलते हुए कहा, मैं सच्चाई और फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके बारे में एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे ये भी डर है कि ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। मैं एक ऐसे आंसर का सामना करने से डरती हूँ जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती। बोलने के बाद फ्रैंका खिड़की की चौखट पर झुक गई, जैसे उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई हो। लूमियन ने कोई कंफर्ट ऑफर नहीं किया। उसका लुक वैसा ही था जैसा मैडम मैजिशियन का था जब उसने उसकी तरफ देखा था, दया। उसे भी डर था कि पुनरुत्थान की जिस उम्मीद के पीछे वो इतनी बेताबी से भाग रहा था, वो कहीं एक अप्राप्य भ्रम मात्र न हो। एक पल के बाद लूमियन ने पूछा, ड्रिंक करना चाहती हो? श्योर, फ्रैंका ने एक कॉम्प्लेक्स स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया। नशे में होने से मुझे इन चिंताओं को भूलने में मदद मिल सकती है। आह, टिपिकल भाई जैसा कंफर्ट ड्रिंक ऑफर करना। 2 दिन बाद फ्रैंका एग्रीमेंट के मुताबिक ईस्ट लोबनेस फॉरेस्ट के किनारे एक हंटिंग ग्राउंड पर डेमोनेस ऑफ ब्लैक क्लैरिस से मिली। डेमिगॉड लेवल डेमोनेस ने अपने सामान्य ब्लैक कोट गाउन को डार्क हंटिंग अटायर और एक ब्लैक हैट से बदल लिया था, जिसने उसके लंबे बालों को ढक दिया था, जिससे उसे डैशिंग एलिगेंस और फ्रेशनेस का माहौल मिल रहा था।
अपनी पिछली उदासीन सुंदरता की तुलना में मैडम क्लैरिस अब एक अलग तरह का आकर्षण बिखेर रही थी, जो समान रूप से कैप्टिवेटिंग और स्प्लेंडेड था। फ्रैंका ने एप्रिसिएशन के साथ डेमोनेस ऑफ ब्लैक को देखा, उन इच्छाओं को दबाया जो सहज रूप से उत्पन्न हुई थीं, और मिरर पीपल के बारे में वो इंटेलिजेंस रिले की जो 007 ने डिटेल में प्रोवाइड की थी। क्लैरिस ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान ब्राइट थी जब उसने अपने घोड़े से एक लकड़ी का बरगंडी रंग का ब्रीफकेस लिया। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, डेमोनेस ऑफ ब्लैक ने फ्रैंका को केस सौंपते हुए कहा। फ्रैंका ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने मेटल फास्टनर्स को अनलैच करते हुए और मॉडस्ट साइज के लकड़ी के ब्रीफकेस को खोलते हुए उसे थैंक यू कहा। अंदर केस प्राचीन बर्फ के टुकड़ों द्वारा डिवाइडेड था, जिसमें पिघलने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। प्रत्येक कंपार्टमेंट में रंगीन मार्किंग वाला एक चमगादड़ का सिर, खून और हरा पित्त उगलता हुआ एक पित्ताशय, चिकने भयानक स्केल से ढकी एक 2 शाखाओं वाली पूंछ और कांच की शीशियों में 2 प्रकार का गहरा लाल खून था। अफ्लिक्शन का मेन इंग्रेडिएंट और अधिकांश सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। अगर तुम एडवांस होने के लिए तैयार नहीं हो, तो मेरे द्वारा बनाई गई बर्फ को तोड़ने की कोशिश मत करना। यह केवल बियरर को विभिन्न बीमारियों से इन्फेक्ट करेगा और धीमी मौत का कारण बनेगा, डेमोनेस ऑफ ब्लैक ने वॉर्न किया। थैंक यू, मैडम फ्रैंका ने जल्दी से काउंट किया कि कौन से सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स की अभी भी जरूरत थी। जो कुछ गायब था वो काफी कॉमन एन्फिनिटस यूकेलिप्टस था। डेमोनेस ऑफ ब्लैक क्लैरिस ने कमेंट किया, तुम अपने टास्क में बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। शायद 1 या 2 साल में तुम देवत्व का गेट खोलने का प्रयास करने के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन तब हम तुम्हें डिस्पेयर के लिए फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट से रिवॉर्ड नहीं देंगे। इसके बजाय हम तुम्हें एडवांसमेंट रिचुअल के बारे में पहले से इन्फॉर्म करेंगे। एक बार जब तुम लगभग तैयार हो जाओगी, तो हम तुम्हें सीधे डिस्पेयर पोशन दे देंगे। क्या ये हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूलाज को लीक होने से रोकने के लिए है? फ्रैंका ने पूछा। उसे बात समझ में आने लगी थी। डेमोनेस ऑफ ब्लैक ने सिर हिलाया। एक बार जब तुम अपने टाइटल से पहले एक कलर लगाने का राइट अर्न कर लोगी, तो तुम वास्तव में हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूलाज और सेट के कुछ सीक्रेट्स तक पहुंच पाओगी। मैं आप सभी से डेमोनेस ऑफ अनेजिंग पोशन फॉर्मूला भी प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन डेमोनेस ऑफ अनेजिंग बने बिना मेरे नाम से पहले शायद कोई कलर नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, रिचुअल की प्रायर नॉलेज होना ये देखने के लिए कि ये दुष्ट है या नहीं, सफिशिएंट है। फ्रैंका ने अपने एक्सप्रेशन में एंटिसिपेशन को नहीं छुपाया। फिर उसने कॉन्वर्सेशन को वापस मिरर पीपल के इन्वेस्टिगेशन की तरफ मोड़ दिया। मैडम, हमें किस हद तक मिरर पीपल का पीछा करना चाहिए? क्या उनके प्लान्स को विफल करने और उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इतना काफी है जो स्पेशल मिरर वर्ल्ड से बच निकले हैं? हम संभवतः उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते और उनके लीडर्स और उनकी फाउंडेशन को इरेडिकेट नहीं कर सकते जब तक फोर्थ एपोक ट्रायर की सील इंटैक्ट है। क्या हम कर सकते हैं? फ्रैंका मिरर पीपल के संबंध में डेमोनिस सेक्ट के अल्टीमेट गोल की जांच कर रही थी। प्राइमोडियल डेमोनिस की स्थिति और विचारों को मापने की कोशिश कर रही थी। क्लैरिस ने उसकी तरफ देखा और एक रिफ्रेशिंग स्माइल के साथ कहा, चलो अभी के लिए वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। जब तुम अफ्लिक्शन में एडवांस हो जाओगी तो हम तुम्हें और बताएंगे। डेमोनिस ऑफ अफ्लिक्शन बनने का मतलब डेमोनिस सेक्ट के कोर सर्कल में एंटर करना है, कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए एलिजिबल होना है। फ्रैंका डेमोनिस सेक्ट के सीक्रेट्स के करीब आने और टास्क पूरे करने को लेकर एक्साइटेड भी थी और कुछ हद तक एंग्शियस भी। देर रात अंडरग्राउंड ट्रायर की एक क्वारी केव में एंगोलम डी फ्रैंकॉइस भूरे रंग का ऊनी कोट पहने और सोने का ब्रोच लगाए एक कार्बाइड लैंप लिए इस डोमेंट एरिया में एंटर हुआ। उसकी दाहिनी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उसकी कोहनी के चारों ओर बंधी एक ग्लास सिरिंज दिखाई दे रही थी जो एक धुंधले सफेद लिक्विड से भरी थी। उसके पीछे 4 या 5 प्यूरिफायर्स चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक की बाहों पर वैसी ही सिरिंज थी। प्यूरिफायर्स के चारों ओर 4 लंबे लोहे जैसे ग्रे स्टीम रोबोट थे, जो 2 मीटर से अधिक लंबे और लगभग 6 फीट चौड़े एक आइटम को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वो आइटम एक लाल फ्लैनेलोल कपड़े से ढका हुआ था, जिससे कोई भी डिटेल छिपी हुई थी। एंगोलम क्वारी के बीच में रुक गया। उसने अपने टीममेट्स को भी रुकने का इशारा किया। लोहे जैसे ग्रे स्टीम रोबोट्स ने फिर उस आइटम को जमीन पर रख दिया। जैसे ही फ्लैनल कवर हटाया गया, एक खूबसूरती से तैयार किया गया क्लासिकल दिखने वाला बेड रिवील हुआ, जिससे एंगोलम और उसकी टीम थका हुआ महसूस करने लगी और इसके इनवाइटिंग कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, एक अच्छी नींद के लिए लेट जाने की इच्छा करने लगी। एंगोलम ने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और कार्बाइड लैंप को पकड़ने वाले हाथ का उपयोग करते हुए सिरिंज के प्लंजर को दबाया, अपने शरीर में और अधिक लिक्विड इंजेक्ट किया। अन्य प्यूरिफायर्स द्वारा भी इसी तरह के एक्शंस को फॉलो करने के बाद एक ब्लैक नन के आउटफिट में एक आकृति अचानक क्वारी के दूसरी तरफ से इमर्ज हुई। जब फेमिनिन सिलुएट अंधेरे से बाहर निकली तो एंगुलम और उसके साथी तुरंत सचेत हो गए। वे अभी भी अनश्योर थे कि ह्यूमनॉइड सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने आप बेड की तरफ कैसे ले जाया जाए। वे केवल ये उम्मीद कर सकते थे कि बेड, जो कि एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट भी था,
जीवों को इस पर लेटने के लिए, लुभाने के लिए अपना आकर्षण दिखाएगा। बेशक, द इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए केवल हाईएस्ट रैंकिंग प्यूरिफायर्स की एक टीम नहीं भेजेगा। निस्संदेह एक डेमिगॉड परछाइयों से निगरानी कर रहा था, लेकिन किसी घटना की स्थिति में दो ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट्स के टकराव से कितने लोगों को बचाया जा सकता है, ये एक अनसर्टेनिटी थी। जैसे ही वो गंभीर लेकिन शांत दिखने वाली महिला दिखाई दी, वो सुरुचिपूर्ण क्लासिकल बेड की तरफ बढ़ी, जैसे कि उसे बुलाया गया हो या आदेश दिया गया हो। एंगोलेम और बाकी लोग पूरी तरह से स्थिर रहे, लगभग मूर्तियों की तरह। उन्हें डर था कि कोई भी अचानक हलचल उनके टारगेट को चौंका सकती है और सिचुएशन के पॉजिटिव डेवलपमेंट में बाधा डाल सकती है। आखिरकार ब्लैक नन के आउटफिट वाली वो आकृति बेड पर लेट गई। उसने थोड़ा जम्हाई ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा अस्तित्व गहरा थकावट बिखेर रहा था, जैसे कि उसने अपने जीवन की पूरी एनर्जी खर्च कर दी हो। वह सो गई। कई प्यूरिफायर्स आगे बढ़े। उन्होंने अपने अलग अलग रंग के लेदर केसेस को जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने ह्यूमनॉइड सील्ड आर्टिफैक्ट और क्लासिकल बेड दोनों को एक साथ ढकने के लिए लाल फ्लैनेलोल कपड़े को ऊपर खींच लिया। लोहे जैसे ग्रे स्टीम रोबोट्स ने भी एक और लेदर केस जमीन पर रख दिया जो वे ले जा रहे थे। उन्होंने बेड उठाया और प्यूरिफायर्स के साथ एक नपे तुले कदम से क्वारी से चले गए। जल्द ही केवल एंगोलेम और उसके पीछे जमीन पर रखे 9 केसेस ही बचे रहे। क्वारी के किनारे पर गहरे अंधेरे में लिपटी हत्यारे की पोशाक पहने एक आकृति सामने आई। उसने एंगोलेम से बात नहीं की, बल्कि एक एक करके केसेस का इंस्पेक्शन करने के लिए प्यूरिफायर डीकन के पास से गुजर गई। 8 केसेस या तो चमकती हुई सोने की छड़ों से भरे थे या अनगिनत सोने के सिक्कों से भरे थे, जो काफी भारी थे, जिससे फ्रैंका की नजर सोने की चमक से थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। मैंने अपने दोनों जीवन मिलाकर भी कभी इतना सोना नहीं देखा है। शर्म की बात है कि ये मेरा नहीं है, फ्रैंका ने पछतावे के साथ सोचा, जब उसने सोने को, जिसकी वैल्यू 1.2 मिलियन वर्ल्ड डीओर थी, केसेस के साथ अपने ट्रैवलर्स बैग में रख लिया। एक अन्य केस में प्लेजर पोशन के मेन और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स और 2 मुड़े हुए स्क्रॉल्स थे। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद फ्रैंका ने अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप के मुताबिक एक ठंडी बिजनेस जैसी टोन में एंगोलेम को देखकर सिर हिलाया। तुम अपने वादे अच्छी तरह निभाते हो। मैं तुम्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना जारी रखूंगी। सूरज की स्तुति करो, तुम कर्मों के देवता हो, एंगोलेम ने चिल्लाकर कहा, सम्मान में अपनी बाहें थोड़ी फैलाते हुए। सारा गौरव और सफलता देवता को समर्पित की। फ्रैंका फिर क्वारी से चली गई, लगातार गोल चक्कर काटते हुए और किसी भी निशान को मिटाने के लिए अपनी डेमोनस पावर्स का उपयोग करते हुए किसी भी पोटेंशियल डिविनेशन या भविष्यवाणी का मुकाबला कर रही थी। लगभग 7 या 8 मिनट के बाद वो अंडरग्राउंड ट्रायर में एक सीक्रेट टनल में लूमियन से मिली और टेलीपोर्टेशन द्वारा वहां से चली गई। अपार्टमेंट 702 इनसाइड 9 रू ओरोसाई। फ्रैंका ने जेना को लेदर केस के साथ प्लेजर पोशन से रिलेटेड इंग्रेडिएंट सौंप दिए, जबकि लूमियन पहले से ही आर्म चेयर पर बैठा था, सील्ड आर्टिफैक्ट के एक रीऑर्गेनाइज्ड डोजियर में डूबा हुआ था जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा था। नंबर 1-147 ओरिजिनल नेम क्लेमेंस अथाना। ये सील्ड आर्टिफैक्ट अपर हॉर्नासिस के जामेट रीजन के स्पैम विलेज में एक मजिस्ट्रेट के परिवार में पैदा हुई थी। उसे एडल्टहुड में पहुंचने पर जामेट क्लॉइस्टर भेजा गया था और 2 साल बाद उसने पेलियोबायोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए सोहित यूनिवर्सिटी में एंटर किया। ग्रेजुएशन के बाद वो एक फैकल्टी मेंबर के रूप में वहीं रुक गई। पेलियोबायोलॉजी में उसकी रिसर्च मुख्य रूप से उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए मिथिकल क्रिएचर्स के अवशेषों का पता लगाने पर फोकस्ड थी। 29 साल की उम्र में उसने अचानक अपने एकेडमिक पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और अपने पैतृक गांव लौट आई, जहां उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अगले 2 वर्षों में उसके परिवार को लगातार कई दुर्भाग्य झेलने पड़े। उसका पिता नशे में धुत होकर रात में एक सेसपिट में गिर गया और डूब गया। उसकी माँ दुख से व्याकुल होकर फांसी लगा ली। उसके भाई बहनों ने इनहेरिटेंस के विवादों में एक दूसरे को मार डाला और उसकी बहन, जो हस्तक्षेप करने के लिए घर गई थी, लापता हो गई और कभी नहीं मिली। स्पैम के ग्रामीणों ने दुर्भाग्य लाने के लिए उसे दोषी ठहराया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद गांव में एक अजीब मेंटल प्लेग फैल गया। जब तक प्यूरिफायर्स को इस समस्या का एहसास हुआ, तब तक ये सुधार से परे था और उन्हें सभी इन्फेक्टेड लोगों को प्यूरिफाई करना पड़ा। आगे की रिसर्च से पता चला कि क्लेमेंस अथाना के अंदर 2 स्पिरिट्स थीं, जिसकी आत्मा एक साथ सिली हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा माना जाता है कि एक स्पिरिट ने उसके परिवार की त्रासदियों और गांव के इन्फेक्शन को ऑर्केस्ट्रेट किया था, जबकि दूसरी सामना करने में असमर्थ मडल हेडेड हो गई, लेकिन सहज रूप से वापस लड़ाई लड़ी, आखिरकार पागल हो गई। इसके अतिरिक्त वो एक अन्य प्रकार का करप्शन ले जा रही थी, जो दिमाग और आत्माओं को मैनिपुलेट करने की उसकी एबिलिटीज से अलग था। ये अभी भी अनक्लियर है कि ये करप्शन पहली बार कब दिखाई दिया, क्या उसके अपने गृहनगर लौटने से पहले या उसके माता पिता की मौत के बाद। 2 साल और 4 महीने पहले सील किया गया था। उसे बहुत पहले सील नहीं किया गया था।
सभी ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट्स में उसका नंबर बिल्कुल लेटेस्ट में से एक होना चाहिए। फ्रैंका ने रिमार्क किया, जो किसी समय लूमियन के पीछे आ गई थी। जब उसने डोजियर पढ़ना समाप्त किया तो उसकी कोहनी आर्मचेयर के पीछे टिकी हुई थी। लूमियन एक ठहराव के बाद धीरे से हंसा। शायद एक दिन यही मेरा भाग्य होगा। वो क्लेमेंस अथाना के संघर्ष और रेजिस्टेंस को धुंधला सा महसूस कर सकता था, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गई और एक मॉन्स्टर बन गई। फ्रैंका ने अपना मुंह खोला, ये अनश्योर होते हुए कि क्या कहना है। कुछ सेकंड के बाद उसने लूमियन के कंधे पर थपकी दी और कहा, ब्राइट साइड देखो, चीजों के बड़े पैमाने पर हम सब मरने वाले हैं। मायने ये रखता है कि हम मौत के रास्ते पर क्या करते हैं। लूमियन ने डोजियर को समेटा, गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, मौत तक। रात 10 बजे नेशन ऑफ द एवरनाइट के प्राचीन और जर्जर महल में कर्ली हेयर्ड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के मेंबर्स विभिन्न लोकेशंस पर प्रकट हुए। फ्रैंका ने तुरंत 007 को स्पॉट किया, जिसने शेर का हेडगियर पहना हुआ था। उसने अपने हुड को एडजस्ट किया और पास जाकर उत्सुकता से पूछा, हमें हमारा रिवॉर्ड मिल गया है, तुम्हारा क्या है? 007 एंगोलम ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ रिप्लाई किया, अब मैं कम गंभीर एडवर्स इफेक्ट्स के साथ ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट का उपयोग कर सकता हूँ। वाह, तुम मूल रूप से डेमिगॉड स्टेटस के लिए रिजर्व में हो, फ्रैंका ने ईर्ष्या से चिल्लाकर कहा। उसके विचार फिर लूमियन की तरफ मुड़ गए, जिसके पास माइनर नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ एक ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट भी था, जो मूल रूप से उसे उसी रिजर्व कैटेगरी में रखता था। इससे पहले कि लूमियन दिव्य के रास्तों पर चलता, 007 पहले से ही एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर था। वह कर्ली हेयर्ड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करने में बहुत बिजी था, इसलिए उसने इसे कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं किया था। इसके बारे में सोचते हुए 007 वास्तव में उतना ईर्ष्या के योग्य नहीं था। 007 ने फ्रैंका की तरफ देखा और कहा, मैं सीक्वेंस 4 में एडवांस होने और डेमिगॉड बनने का सपना देखता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अधिक से अधिक बियॉन्डर इवेंट्स को हैंडल किया, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये इतनी अच्छी बात नहीं हो सकती है। आह, भाग्य ने मुझे इस पॉइंट तक धकेल दिया है, मैं केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता हूँ। सही है, फ्रैंका ने रिप्लाई किया, अपनेपन की भावना महसूस करते हुए। मेरे पास बहुत जल्द ही करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये क्या है? 007 आवेग में पूछे बिना नहीं रह सका। हिडन ब्लेड फिर से एक इंपॉर्टेंट मामले में क्यों शामिल है? इस बार ये क्या है? अब तक वो जो न्यूज़ लाई थी वो एक के बाद एक अधिक क्रेजी और अधिक शॉकिंग थी। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फ्रैंका ने सांस ली। उसने फिर लूमियन की तरफ देखा, जो अब औरोर के रूप में प्रच्छन्न था, एक वॉरलॉक रोबोट और एक ब्लैक हुड पहने हुए एकेडमी ग्रुप के गैदरिंग प्लेस की तरफ बढ़ रहा था। लूमियन ने प्रच्छन्न रूप में फ्रैंका की तरफ धीरे से सिर हिलाया। ये देखते हुए कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के मेंबर्स लगभग सभी आ चुके थे, फ्रैंका सीधे विशाल पत्थर की कुर्सी की तरफ चली गई। एक सादे सफेद रोबोट पहने और एक हाफ जाइंट जैसा दिखने वाला गंडालव पास में ही था। उसने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम सभी को मिरर पीपल के बारे में वॉर्न करने जा रही हो? नहीं, फ्रैंका ने दूसरी तरफ खड़ी मैडम हेला की तरफ देखा और ठंडी हवा से एक सिंपल मेगाफोन तैयार किया। देवियों और सज्जनों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। फ्रैंका की आवाज प्राचीन और जर्जर महल में गूंज उठी। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के आइसोटोप, बियर और सेर्बरस जैसे मेंबर्स ने ये देखने के लिए महल की गहराई की तरफ ध्यान लगाया कि कौन बोल रहा था। वे अचानक असहज महसूस करने लगे। हिडन ब्लेड जो न्यूज़ पहले लाई थी वो कभी अच्छी नहीं थी। हालांकि उसने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी को इसके इंटरनल सेबोटर्स को साफ करने में मदद की थी और अधिक रिलायबल रूल्स एस्टैब्लिश किए थे जिससे संभावित नुकसान से बचा जा सके, फिर भी उमड़ते ज्वार ने हर पार्टिसिपेंट को अनर्व कर दिया। जैसे ही सभी ने अपनी चर्चाएं बंद कर दी और फ्रैंका की तरफ देखा, उसने अपना गला साफ किया और रेसुरेक्शन आइलैंड के बारे में अफवाहों से शुरुआत की, अपनी मूल दुनिया में ईस्टर्न लुक्स वाले एक आदमी के साथ ट्रायर के कैटाकॉम्स में अपनी मुलाकात का विवरण दिया। तो ये इस बारे में है, उस घटना का एक कंटिन्यूएशन है। 007 थोड़ा रिलैक्स हुआ। पुराने महल के विभिन्न हिस्सों में एक गुनगुनाहट की आवाज उठी और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के मेंबर्स आपस में फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। उनमें से अधिकांश के लिए वे पहले ही रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे, अपने वर्तमान जीवन के अनुकूल हो गए थे और यहाँ तक कि उनके अलग अलग परसूट्स भी थे। लेकिन अब कोई उन्हें बता रहा था कि ट्रांसमाइग्रेशन के मामले में अभी भी सीक्रेट्स थे, शायद वे घर भी जा सकते थे। फ्रैंका ने फिर रेसुरेक्शन आइलैंड के हैरिसन के बारे में बात की, जो मौत और डार्क फोर्सेस में शामिल था, नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में किसी चीज़ की तलाश कर रहा था, लेकिन उसने डेमन वॉरलॉक बर्मन का मेंशन नहीं किया। उसे महान एडवेंचरर लुई बेरी से जोड़ना बहुत आसान था। महल के अंदर अचानक छाए सन्नाटे में फ्रैंका ने अपनी और लूमियन की अटकलें शेयर की। रेसुरेक्शन आइलैंड एक नोड हो सकता है जहां दो दुनियाएं मिलती हैं। हमें हैरिसन को ढूंढना होगा और उससे रेसुरेक्शन आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होगी।
एक ही सांस में बोलने के बाद फ्रैंका की नज़र धीरे धीरे ऑडियंस के कुछ हद तक हैरान चेहरों से हटकर पास में मौजूद मैडम हेला की तरफ चली गई। उसने मैडम हेला के ब्लैक लैटिस्ड व्हील के पीछे दिखाई देने वाली काली पुतलियों में एक अकथनीय भावना नोटिस की। मैडम हेला के सामान्य संयम और शांत स्वभाव के बावजूद इस बार स्पष्ट इमोशनल रिपल्स दिखाई दे रहे थे। फ्रैंका ने विचारशीलता से अपनी नजरें हटा ली। तब तक कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कई मेंबर्स ने झटके से अपना कंपोजर वापस पा लिया था और एक्साइटमेंट और अर्जेंसी दोनों के साथ अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। कोई चिल्लाया, हिडन ब्लेड, तुम इतनी आसानी से ऐसे अनुमान नहीं लगा सकती। फ्रैंका तुरंत वापस दहाड़ी, चाहे रेसुरेक्शन आइलैंड दो दुनियाओं के बीच का नोड हो या ना हो, हमें अभी भी हैरिसन को खोजने की जरूरत है। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डायरेक्शन है। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया, हम केवल एक नाम के आधार पर किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? मेरे पास उसका पोर्ट्रेट है। फ्रैंका ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही मेंबर्स ने अपनी उम्मीदें जाहिर की, सवाल पूछे और जवाब मांगे, एक आवाज़ जो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी चिल्लाई, तुम लोग बस शांति से प्रेजेंट में क्यों नहीं जी सकते? फ्रैंका ने आवाज़ के सोर्स की तरफ देखा और मोल के नाम से जाने जाने वाले एक मेल मेंबर को देखा। मोल के बोलने के बाद कई मेंबर्स ने जोर से कहा, मैं एक कमज़ोर उम्मीद के लिए सब कुछ रिस्क पर नहीं डालना चाहता। तुम लोग इन कल्पनाओं को छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे हमारी पिछली दुनिया में लौटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सहमति न जताने वाली आवाज़ों के जवाब में फ्रैंका सरप्राइज नहीं हुई, लेकिन इंटरनली उसने आह भरी, जब आप 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं तो लोग कितने अलग होते हैं। उसने ईमानदारी से रिस्पॉन्डिंग की, हैरिसन की तलाश करना और रेसुरेक्शन आइलैंड की सिचुएशन को वेरीफाई करना दोनों पूरी तरह से वॉलंटरी हैं। जो लोग हमारे ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, वे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये रिस्क लेने लायक है। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वे पहले की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ दूसरों को पार्टिसिपेट करने से ना रोकें। मोल और अन्य लोग स्पष्ट रूप से अभी भी चिंतित थे कि रेसुरेक्शन आइलैंड की जांच करने से उनका वर्तमान जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन फ्रैंका द्वारा फ्री विल का चॉइस ऑफर करने के साथ वे केवल बुदबुदा सकते थे और किनारों पर पीछे हट सकते थे। मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंका ने आगे कहा, अभी के लिए रेसुरेक्शन आइलैंड में हमारा इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने तक लिमिटेड है। इसे खोजने मत जाओ, ये बहुत डेंजरस है। एक बार जब हमें हैरिसन से की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आइलैंड पर जाना है या नहीं और इस तक कैसे पहुंचना है। अभी मैं तुम्हें हैरिसन का पोर्ट्रेट दिखाती हूँ। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कुछ मेंबर्स की तरफ से चीयर्स गूंज उठे, जिन्होंने सिचुएशन को समझ लिया था। हिडन ब्लेड कमाल है। हिडन ब्लेड आई लव यू। हिडन ब्लेड की तारीफ हो। फ्रैंका मुस्कुराई और उसने अपना सिर झुकाया। भीड़ के इमोशन से उसकी चिंताएं और डर कुछ हद तक कम हो गए थे। वो जानती थी कि ये मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन के अननोन रिजल्ट्स और इसके द्वारा रिवील होने वाली पोटेंशियली डिसअपॉइंटिंग सच्चाइयों से डरे बिना नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया था और बहुत ज़्यादा इच्छा की थी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उनके दर्द और दुख को अस्थायी रूप से कम कर सकती थी, उनकी एक्साइटमेंट और खुशी को रिलीज कर सकती थी। फ्रैंका ने फिर एक गहरी सांस ली, हैरिसन का पोर्ट्रेट बाहर निकाला और इसे विशाल पत्थर की कुर्सी के पीछे फिक्स कर दिया। हर कोई एक एक करके आने और देखने की बारी लें। फ्रैंका ने पुकारा, चित्तीदार पत्थर की कुर्सी के आसपास के एरिया से पीछे हटते हुए, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो दो दुनियाओं के बीच का नोड है? गंडालफ ने फ्रैंका को रोका, उत्सुकता से पूछते हुए। फ्रैंका अजीब तरह से मुस्कुराई, ये अभी भी केवल एक थ्योरी है। गंडालफ ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल्ड अनुमान लगाओ, लेकिन उन्हें ध्यान से वेरीफाई करो। तुम्हारी राय में रेसुरेक्शन आइलैंड और हमारी दुनिया के बीच क्या रिलेशनशिप है? फ्रैंका ने गंडालफ से पूछा, जो होपफुल और नर्वस दोनों थी। गंडालफ मुस्कुराया, मेरे पास अभी तक कोई प्रिडिटरमाइंड निष्कर्ष नहीं है। मुझे स्टडी करने के लिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। फ्रैंका ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उसने प्रेसिडेंट गंडालफ के साथ समारिटन विमेन स्प्रिंग, अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट और सेलेस्टियल मास्टर के अस्तित्व को शेयर किया, जिन्हें उसने और लूमियन ने इस मीटिंग में शामिल होने से पहले इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया था। पहले उन्होंने इसे केवल हेला के साथ शेयर किया था। आखिरकार उन्होंने पहले रियल वर्ल्ड में एक साथ काम किया था। गंडालफ ने ध्यान से सुना और एक जजमेंट दिया, दो दुनियाओं के बीच का रिलेशनशिप हमारी उम्मीद से ज़्यादा करीब हो सकता है। ट्रांसमाइग्रेशन का फिनोमेनन शायद और भी पहले शुरू हो गया होगा, इससे पहले कि हिडन ब्लेड फ्रैंका रिस्पॉन्ड कर पाती। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने खुद से विचार किया, इतने सारे संकेतों और निशानों के साथ ये अविश्वसनीय है कि हम उनसे नहीं मिले हैं जबकि तुम अक्सर मिलती हो। इसके लिए शायद ट्रू क्रिएटर के लिए तुम्हारी तारीफ की ज़रूरत है। फ्रैंका ने बमुश्किल एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी को रोका। हाफ जाइंट गंडालफ से अलग होने के बाद उसे लंबे 007 ने घेर लिया। हमें अभी तक वो व्यक्ति नहीं मिला है जो हैरिसन हो सकता है। 007 ने बस पिछले पर्सन फाइंडिंग के प्रयासों की रिपोर्ट दी, शायद वो अब ट्रायर में नहीं है।
फ्रैंका प्यूरीफायर्स की इनएफिशिएंसी के बारे में शिकायत करने से बची। उसने शेर के हेडगियर में 007 को देखा और सावधानी से पूछा, क्या तुम हमारी ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना चाहोगे? 007 जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका, बिल्कुल, लेकिन मुझे डर है कि सब कुछ बदल गया है। हालांकि वो एरा जिससे एम्परर रोसल ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, हमारे एरा से बहुत दूर नहीं है। अगर हम अभी लौटे तो हम केवल जीवन के कुछ दिनों को मिस करेंगे। कोई भी अभी तक वापस नहीं गया है, इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते। शायद आने जाने के रूल्स मौलिक रूप से अलग हैं। फ्रैंका चुप हो गई। 007 ने सीढ़ियों पर बैठे गंडालफ को देखा, जो एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था, और फ्रैंका से पूछा, तुमने प्रेसिडेंट के साथ क्या डिस्कस किया? वो काफ़ी स्टर्ड लग रहे थे। फ्रैंका ने अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए 007 के साथ वो शेयर करने के मौके का फ़ायदा उठाया जो उसने गंडालफ को बताया था। 007 एंगुलम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपने दांत भींचे और कहा, तुमने ये इन्फॉर्मेशन पहले शेयर क्यों नहीं की? तुमने हमसे और क्या नहीं बताया है? मुझे बस डर था कि तुम सचमुच ऑल आउट हो जाओगे 007। फ्रैंका ने मजाक किया। केवल 007 की तरफ से एक सख्त लुक मिला जिससे वो अजीब तरह से हंस पड़ी। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, या तो ये सही समय नहीं है या मेरे पास परमिशन नहीं है। मैं लूमियन नहीं हूँ जिसे टूथपेस्ट की तरह इन्फॉर्मेशन निचोड़नी पड़ती है। अगर मैं बता सकती तो मैं सब कुछ शेयर कर देती। फ्रैंका ने अपने दिमाग में जोड़ा। 007 जानता था कि हिडन ब्लेड शायद एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गई है और वो उसकी प्रेडिकामेंट को समझता था। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। वो खुद से बुदबुदाया, तुम सभी को ट्रायर के नीचे दूसरी दुनिया के इतने सारे निशान मिले हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रायर पर 1000 से अधिक वर्षों से नजर रखने वाले दो प्रमुख चर्चों ने कुछ भी डिस्कवर नहीं किया है। जब मैं एक डेमीगॉड, एक सीनियर डीकन बन जाऊंगा, तो शायद मुझे उन डोजियर्स को देखने की परमिशन मिल जाएगी, है ना? फ्रैंका बार बार सहमत हुई।